हम खुशनसीब हैं कि आज के हमारे इस मुआशरे में हमारे पास ऐसे पीयर्स मौजूद हैं, ऐसे लोग जो जिस चीज पे हाथ डालें तो उसी में यदे तूला रखते हैं। डॉक्टर साहब पेशे के लिहाज से एक सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और पेशा वराना जिंदगी सर की कई दहाइयों पर मुहित है। मगर इसके साथ साथ सर इंसान दोस्त, इंसान शनास, हसास तबीयत के मालिक, अदीब, लिखारी, शायर, मोटिवेशनल स्पीकर, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले। और मेरे पास अल्फाज कम हैं और वक्त भी कम है, तो हम बहुत मशकूर हैं। और सर हम आपको गाहे बगाहे ज़हमत देते रहेंगे। आज का आपका सेशन जो है पार्टिसिपेंट्स के साथ, वो बुनियादी तौर पे एक इंट्रोस्पेक्शन है। सर आपके सेशन शुरू होने से पहले भी हम बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन विद नेचर की ही एक एक्टिविटी कर रहे थे। तो पर्पस ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल वेलबींग पे डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब होंगे। ख्वाहिश तो हमारी ये थी, और सर की तरफ से बुनियादी तौर पे उनकी राय भी यही थी कि जो लुत्फ, जो मज़ा दू बदू फेस टू फेस मुलाकात में होता है, वो ऑनलाइन तो नहीं हो सकता। लेकिन वो चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पे मुमकिन नहीं था। आगे इंशाल्लाह हम सर को ज़हमत देते रहेंगे यहाँ पर। तो सर, सेशन इज योर्स, ओवर टू यू, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वाकई मेरा भी यही ख्याल था कि मैं अगर आप लोगों के साथ होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस गुफ्तगू को कर सकते। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। पहली बात तो यह है कि मैं बहुत ही ऑनर महसूस करता हूँ आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ गुफ्तगू करके। वो इसलिए कि हम लोगों से सच की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, दयानत की बात करते हैं, किरदार की पुख्तगी की बात करते हैं। लेकिन आप जो ख़वातीन व हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, आप एक्चुअली इन तमाम खसूसियात के कस्टोडियन हैं। यानी आपसे ये तवक्को कि आपको ये बताया जाए कि सच जो है वो उसमें ताकत है, दयानत में ताकत है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुसलमान से पूछा जाए कि भाई तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। तो ये तो हम कभी किसी मुसलमान से ये पूछना ही बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो नमाज तो पढ़ता ही होगा। लिहाजा उससे तो ये पूछना ही नहीं बनता कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। उससे तो ये पूछना बनता है कि आप ये बताइए कि आप नमाज को कायम करते हैं कि नहीं कायम करते। इसी तरीके से आपसे ये पूछना और आपको ये बताने की कोशिश करना कि हमें सच को इख्तियार करना है, हमें दयानतदारी को इख्तियार करना है, हमें ईमानदारी को इख्तियार करना है, ये तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। और आपसे ये बात करनी ही बहुत ही मायूब है कि आपसे ये कहा जाए, क्योंकि आप तो इसके कस्टोडियन हैं। आपसे तो ये तवक्को है कि आपके जरिए मुआशरे में सच कायम होगा, आपके जरिए से मुआशरे में दयानत कायम होगी, आपके जरिए से मुआशरे के अंदर हलाल हराम के जो यार्ड स्टिक हैं उसके पूरे के पूरे मयार मुतय्यन होंगे। तो लिहाजा आपके साथ जो भी मैं गुफ्तगू करूंगा, ये गुफ्तगू कोई ऐसी नहीं होगी जो आपके इल्म में ना हो। ये सिर्फ थोड़ा सा एक अयादा होगा उन तमाम चीज़ों का जिसको आप पहले से जानते हैं। और कुरान में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि भलाई की बातों को रिपीट करते रहना चाहिए। इसका मफहूम ये है क्योंकि ये नफ़ा देती हैं बात करने वाले को भी और बात सुनने वाले को। तो इसी नीयत के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ मैं आपसे चंद गुजारिशात करूंगा। मुझे जो आपकी तरफ से एक लेटर आया है उसमें यह कहा गया है कि मैं स्पिरिचुअल वेलबींग और जो दूसरा एस्पेक्ट है पर्पस ऑफ लाइफ पर बात करूं। आज से बहुत अरसा पहले निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में, जो अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक एलुमनाई का फंक्शन हुआ जिसमें वो तमाम निश्तर के, मैं भी निश्तर का ही ग्रेजुएट हूं, वो तमाम स्टूडेंट्स तशरीफ लाए जो मुझसे 8 और 9 साल सीनियर थे। 8 और 9 साल सीनियर थे, और वो जाहिर है मेरे उस्तादों की तरह थे। और वो पूरी दुनिया से तशरीफ लाए, सब वो रिटायर्ड लोग थे। तो उनका मजमा था तकरीबन, पूरी क्लास में तो होती है 300-400 की, कुछ फौत हो गए थे, तो तकरीबन 150 के करीब लोग मौजूद थे। तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर आप गुफ्तगू करें। और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने उनसे ये कहा कि
बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ लोगों की उम्र 70 साल है, किसी की 75 साल है, तो आपने माशाल्लाह इतना वक्त गुजारा है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। अच्छा, मैं अगली बात बताने से पहले यही सवाल आपसे पूछता हूं। अगर मैं आपके साथ मौजूद होता तो मैं फर्दर फर्दर सबसे पूछता कि आपने इसके जवाब में आपके जहन में क्या फिक्र आया है। तो मैं अब आपसे पूछूंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि नहीं आपके जहन में क्या फिक्र आया है। लेकिन मैं तकरीबन 15-20 सेकंड खामोश होता हूं, और आप चाहें तो आंखें बंद कर लें, अगर वैसे आंखें ना भी बंद करें लेकिन दिल में झांक के आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपको अल्लाह ताला ने आज सुबह नींद से उठाया और उठाने के बाद एक दिन और दिया, तो ये ये अनायत आप पर क्यों की गई। आपकी जिंदगी का आप आपके शायद इल्म में हो कि लाखों लोग कल रात हमारी तरह सोए थे मगर सुबह वो नहीं उठे, और उससे बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे कि वो तो सुबह उठे मगर उनके घर के अंदर उनका एक बहुत प्यारा था जो कि नहीं उठा और वो इस दुनिया से चला गया। ऐसे बहुत से लोग रात को मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से मैं और आप वो नहीं हैं। तो मैं आपसे ये सिर्फ अपने दिल में आप झांक के खुद ही अपने लिए एक फैसला कीजिए। और मैं अब वादा करता हूं कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा, और ये भी मैं बता रहा हूं कि मैं क्यों नहीं पूछूंगा, ये बाद में बताता हूं कि आपकी जिंदगी का आखिर क्या मकसद है। अल्लाह ताला ने, किसी ने घर के अंदर फर्ज करें कोई एक जानवर रखा हुआ है तो उसका कोई मकसद है। अगर आपने घर में एक मिस्त्री को बुलाया जो कि आपकी पेंट का काम करता था, तो शाम को आपने मजदूरी देकर कहा कि कल आप फिर आ जाना, कि कल फिर आप काम करना, तो जाहिर है उसका कोई मकसद था, आपको लगा कि वो यूजफुल है तो आपने उसको अगले दिन भी बुला लिया। जब अल्लाह ताला ने हमें आज का एक और दिन दिया हुआ है, तो आप इस बात को बताइए कि आखिर आपकी जिंदगी का, मैं भी सोचता हूं इस पर, हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 30 सेकंड के लिए बिल्कुल आप अपने अंदर झांक कर अपनी जिंदगी के मकसद को एक लाइन में फ्रेज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप आपके सामने जो कागज है, चाहे आप इस तरीके से लिख लें कि आपके साथ वाले को नजर ना आए। आप अगर इसको एक खुफिया भी रखना चाहें तो रख लें, अगर खुफिया ना भी रखना चाहें तो रख लें। लेकिन इसको एक सीरियस एक्टिविटी के तौर पर, वो फिक्रा जो आपने जहन में सोचा है, वो फिक्रा इस तरह शुरू होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि, और उसके बाद वो एक फिक्रा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वो रीजन बताता हूं कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि बताइए आपने क्या लिखा, क्योंकि ये गलती मैंने उस एलुमनाई के फंक्शन में की। और जब मैंने ये पूछा कि बताइए आपने क्या लिखा या आपने क्या सोचा, तो एक बुजुर्ग जो मेरे उस्तादों की उम्र में थे, वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। और रोते हुए उन्होंने कहा कि बरखुरदार, मैं अमेरिका में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मेरा एक छोटा सा जजीरा है अपना, एक छोटा सा समंदर में एक जजीरा है जो मेरा अपना है, और मेरा अपना एक छोटा सा बहरी जहाज है, छोटा सा लॉन्च टाइप का, जिसके ऊपर बैठकर मैं जाता हूं। और मेरा एक जहाज भी है, जिस जो छोटा जहाज है, और इसके अलावा मेरी और भी बहुत सी जायदाद है। लेकिन आज जब मैंने गर्दन झुकाकर देखा, तो 77 साल की उम्र में मुझे नहीं समझ आया कि मैं कागज के इस टुकड़े पर क्या लिखूं कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद। तो मैं इतना परेशान हो गया। अब उन बुजुर्गों के सामने मुझे शर्मिंदगी भी बहुत हुई, और मैंने उसके बाद से ये तहैया किया कि जिस दोस्त ने भी मुझे इस बात के लिए बुलाया,
कि पर्पस ऑफ लाइफ बताया जाए, तो मैं किसी से ये नहीं पूछूंगा कि, बस उनसे अर्ज कर लूंगा कि आप इस बात को बहुत ही गौर से खुद समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है। अच्छा, अब हम इस बात को फर्दर फैलाते हुए आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं, आपने जो लिखा है इस पर बाद में बात करते हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो ही हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं, और अमूमी तौर पर हमारे घरों में जिस वक्त बच्चा एक पैदा होता है, तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। जितने भी जानवर इंसानों के अलावा जानदार जो इस दुनिया में आते हैं, वो अपनी तमाम जिबिल्लतों के साथ आते हैं। यानी उनके जितने भी जिंदगी को गुजारने के लिए उनको स्किल्स चाहिए, वो सारी की सारी जिबिल्लतें पैदा होने के साथ अल्लाह ताला उनको दे देता है। अगर आप में से किसी का देहाती बैकग्राउंड हो और आपके घर में कभी बकरी ने बच्चे दिए हों या भैंस ने या गाय ने बच्चे दिए हों, तो आपने ये देखा होगा कि बकरी का बच्चा तकरीबन पैदा होने के 3 घंटे के बाद बिल्कुल वैसे भागना शुरू कर देता है जैसे उसका बाप या उसकी मां भागते थे, और तकरीबन 6 घंटे के बाद बिल्कुल वैसे बोलना शुरू कर देता है जिस तरीके से उसकी मां या उसके बाप बोलते थे। लेकिन आप हैरान होंगे कि तमाम जानदारों में से जो सबसे अफजल है, अफजल अशरफुल मखलूकात है, उसके बच्चे को खड़ा होने में तकरीबन 1.5 साल लग जाता है। कितनी अजीब बात है। बकरी का दिमाग इंसान के दिमाग से छोटा दिमाग है। वो अपने दिमाग की कोऑर्डिनेशन को, अपने लोकोमोटर सिस्टम को कैसे 3 घंटे के अंदर ऑर्गेनाइज करके बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और खड़ा होके चलना शुरू हो जाता है और भागना शुरू हो जाता है। और बच्चा, जो इंसान का बच्चा है, जो अशरफुल मखलूकात है, वो 1.5 साल की उम्र में सिर्फ खड़ा होना शुरू करता है। बकरी का बच्चा या गाय का बच्चा अपनी मां की तरह कैसे बोलने लग जाता है 6 घंटे में, जबकि इंसान के बच्चे को बाबा, मामा, ताता, दादा कहने के लिए भी तकरीबन 1.5 पौने 2 साल लग जाते हैं। ये कितनी हैरानी की बात। वो इसलिए कि इंसान, हम सब जब इस दुनिया में आए थे, तो तमाम जानदारों की नीचे की सतह और ऊपर की सतह, इन दोनों का तायुन हुआ है। उसका मिनिमम लेवल क्या होगा और मैक्सिमम लेवल क्या होगा। लिहाजा आपके घर में अगर एक बकरी पैदा हुई है, उसका बच्चा मेमना जिसे हम कहते हैं, तो हमें मालूम है कि कितनी उम्र के अंदर उसके दांत निकलेंगे, कितनी उम्र में उसके 4 दांत निकलेंगे, कितनी उम्र में वो बालिग होगी या होगा, कितनी उम्र में वो रिप्रोडक्शन के काबिल होगा, कितनी उम्र में उसके बच्चे पैदा होंगे। और अगर उसको कोई बीमारी ना हुई और वो किसी ट्रक के नीचे खुदा ना खासा हादसे में ना आ गया, तो वो अपनी तबई उम्र में कितनी देर के बाद इस दुनिया से चला जाएगा, इसके बारे में तकरीबन चीजें डिटरमिंड होती हैं। लेकिन इंसान, शायद यही वजह है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, कि जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उसकी नीचे वाली लिमिट तो डिटरमिंड होती है, मगर ऊपर वाली लिमिट बिल्कुल डिटरमिन नहीं होती। इन बाकी तमाम जानदार जिबिल्लतों के साथ पैदा होते हैं, मगर इंसान जो है वो पोटेंशियल्स के साथ पैदा होता है, वो इम्कानात के साथ पैदा होता है। गो अल्लाह ताला चूंकि आलम गैब है, वो सब कुछ जानते हैं। लिहाजा खुदा के खुदाई इल्म में तो अल्लाह को इल्म है कि हम में से सबकी अपर लिमिट क्या होगी। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग और दुनिया के पर्सपेक्टिव में, इंसान जब पैदा होता है तो उसकी लोअर लिमिट का तो पता होता है, मगर उसकी अपर लिमिट का कोई पता नहीं है। बाकी तमाम के तमाम ऐसे पैदा होते हैं जैसे पूरा का पूरा फलदार दरख्त पैदा होता है। हमें पता है इसकी कितनी टहनियां होंगी, कितनी शाखें होंगी, कितने पत्ते होंगे, कितने फल और फूल लगेंगे। मगर इंसान एक बीज के तौर पर पैदा होता है, वो एक दरख्त के तौर पर पैदा नहीं होता। अब उस बीज को, बीज के अंदर ये पोटेंशियल भी मौजूद है कि इतना बड़ा दरख्त बन सके कि जिस दरख्त के नीचे पूरी बारात बैठ सके। और यह भी मुमकिन है कि हवा का एक झोंका जो है उस बीज को बिल्कुल उगने ही ना दे, और वो अपने बीज की हालत में ही बिल्कुल खत्म हो जाए, या वो थोड़ी सी एक कॉम्पल निकले और वो किसी मौसम के असर की वजह से बिल्कुल तबाह हो जाए और वो आगे ना बढ़ सके। और ये भी, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया है, थोड़ा सा मुझे पानी दीजिएगा, और ये भी मैंने आपसे अर्ज किया है कि इस बात का भी इम्कान है कि वो इतना बड़ा घना दरख्त बन जाए कि जो साल हा साल तक साया भी दे, फल भी दे और सुकून भी दे। तो इसलिए बाकी तमाम जानदारों का जो मकसद है उनके अपने लिए,
हमने खुद कहा है कि भाई बाकी जानदार इंसानों की खिदमत के लिए हैं। पता नहीं अब इस बात को हम फिलोसॉफिकली अगर डिस्कस करें तो ये हमारी ईगो का स्टांस है या ये एक्चुअल स्टांस है। लेकिन अगर जानदारों को क्योंकि तमाम जीरू का एक शऊर है, जो दरख्त है उसका भी एक शऊर है। उस शऊर की सतह का हमें परसेप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो से हम उस शऊर को पता चला सकें। उसी शऊर की बुनियाद पर अगर बीज को आप उल्टा भी जमीन में डालेंगे तो उसके जो तना निकलेगा वो अगर नीचे निकलेगा तो घूम के फिर ऊपर चला जाएगा, और जड़ जो है वो ऊपर भी निकलेगी तो घूम के फिर नीचे चली जाएगी। तो आखिर किसी किस्म का इनहेरेंट शऊर और कॉन्शियसनेस उस बीज के अंदर भी मौजूद है, चाहे उसकी नौयत किस किस्म की हो। और हमारी तरह का जिस तरह का सरफेस कॉन्शियसनेस है इस तरह का ना हो, तो हर चीज का कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है। तो उन सारों में हमने अपनी ईगो के उसके लिए ये कहा है कि ये सारे लोग इनका पर्पस इंसान की खिदमत है। लेकिन अगर हम इसको यानी शौरी पर्सपेक्टिव में देखें तो बज़ाहिर देखने में जितने भी जानदार हैं उनका जो पर्पस है वो रिवॉल्व करता है उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ। जानदार के अंदर उतनी ही फिजिकलिटी है, उतना ही इंटेलेक्ट है, उतनी ही इमोशनैलिटी है जितनी कि उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए। और जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी भी जानदारों के अंदर है वो भी उसकी नस्ल को बचाने के लिए एक सर्वाइवल पोटेंशियल की तक है। वो इसलिए कि जानवरों का जो बीइंग है, जो उनका वजूद है, उस वजूद का प्रिडोमिनेंट एस्पेक्ट सिर्फ फिजिकलिटी है, सिर्फ फिजिकलिटी है। अल, लेकिन इंसान जो है उसके वैसे तो बहुत से एस्पेक्ट हैं, मगर हमारे बड़ों ने बताया है कि इंसान जब इस दुनिया, और मैंने आपको डिफरेंस अभी बताया है कि इंसान की पैदाइश में और बाकी जानदारों की पैदाइश के अंदर कितना बड़ा बुनियादी फर्क है, कि बाकी सारे के सारे तमाम जुबिल्लतों के साथ पैदा होते हैं, जबकि इंसान जो है वो अपने पोटेंशियल्स के साथ पैदा होता है, इम्कानात के साथ पैदा होता है। जिसका मतलब यह है कि नबी बनने के अलावा दुनिया में आज तक जो शख्स जो भी बना है, हर पैदा होने होने वाला बच्चा, चाहे वो गरीब के घर में पैदा हुआ है, चाहे वो अमीर के घर में पैदा हुआ है, चाहे वो पैरों से माजूर था, हर वो शख्स बन सकता है जो दुनिया में आज तक कोई बना है। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब जुनैद बगदादी बन सकते हैं, राबिया बसरी बन सकते हैं, नील आर्मस्ट्रांग बन सकते हैं। यानी सवाए नबी बनने के दुनिया में जितने लोग बने हैं, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आपकी जो भी उम्र है, आप आज कोशिश करें तो आज K2 पे चढ़ सकते हैं, आज आप डीप सी डाइविंग कर सकते हैं, आप चाहें तो आप खलानवर्द बन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंसान के अंदर लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। अगर उसकी नर्चरिंग प्रॉपर की जाए तो उस नर्चरिंग के नतीजे के अंदर वो बीज जो है वो एक बहुत बड़ा फलदार दरख्त बन सकता है। अच्छा, अब मैं कोई और बात कहने लगा था, पता नहीं मेरे जेहन से निकल गई। अच्छा हाँ, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि जानवरों के अंदर प्रिडोमिनेंटली एक ही एस्पेक्ट है जिसको हम फिजिकलिटी कहते हैं, जबकि इंसानों के चार एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है फिजिकलिटी। ऑब्वियसली हम भी जानवरों की तरह एक जिस्म रखते हैं, हमारी भी आंखें हैं, हमारे भी कान हैं। अच्छा, अगर आप अपनी फिजिकलिटी को कंपेयर करें जानवरों के साथ तो अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद एक्चुअली हमें बहुत शर्म आती है कि हमारी फिजिकलिटी जानवरों की फिजिकलिटी की निस्बत बहुत इंफीरियर है। मसलन हमारी आंखें जो हैं वो जिस स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं वो सिर्फ 7 रंगों का स्पेक्ट्रम है, जो कि रेड से शुरू होता है और वायलेट पे खत्म होता है। आपने पढ़ा होगा, बनफशी, नीला, आसमानी, सब्ज, जर्द, नारंगी, सुर्ख, ये स्पेक्ट्रम है। लेकिन सुर्ख के नीचे इंफ्रा रेड है, और इंफ्रा रेड के बाद एक लाखों और स्पेक्ट्रम है जो इंसान की आंख नहीं देख सकती। और वायलेट यानी बनफशी के ऊपर अल्ट्रा वायलेट है, और अल्ट्रा वायलेट के बाद एक पूरा स्पेक्ट्रम है जो मैं और आप नहीं देख सकते। तो एक्चुअली जब हम दुनिया को देख रहे हैं तो हम तकरीबन एक अंधे की आंख से ही देख रहे हैं, जिसको थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है बिल्कुल। इसी तरीके से जो हमारे कान हैं वो 20 डेसिबल से लेकर 2000 डेसिबल तक की आवाज सुन सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो हम सुन ही नहीं सकते। जबकि जो बिल्ली है उसकी आंखों का स्पेक्ट्रम देखने का हमारे स्पेक्ट्रम से बहुत ज्यादा है, वो अंधेरे में भी देख सकती है। इसी तरीके से जो परिंदे हैं उनके सुनने का एस्पेक्ट, जब बादल अभी सैकड़ों मील दूर हों
उनकी आवाजों को वो सुन लेते हैं और उससे पहले वो अपना ठिकाना बनाना शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके मसल्स में और मेरे मसल्स में जितनी पावर है, उसका कोई कंपैरिजन घोड़े की मसल की पावर से या चीते की मसल की पावर से नहीं है। मैं और आप जितनी तेजी से भाग सकते हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, अपनी स्पीड को सांप की स्पीड से, कि सांप कितनी जल्दी वो फासला तय करता है। मैं और आप कोशिश भी कर लें तो एक छोटी सी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते। मैं और आप अगर कोशिश भी कर लें तो एक छोटे से मेंढक की तरह फुदक नहीं सकते। मैं और आप कोशिश भी कर लें तो एक मछली की तरह तैर नहीं सकते। तो अगर हम अपनी फिजिकैलिटी को ही अपना सब कुछ समझें, तो हम तो जानवरों से बहुत ज्यादा इंफीरियर हैं। हम में से जितने लोग आप तशरीफ रखते हैं, आप सब जब पैदा हुए थे तो आपने बचपन में वैक्सीन लगाई थी, आपने सब ने एंटीबायोटिक्स खाई होंगी, आप सबके कभी ना कभी टीका भी लगा होगा, कुछ लोगों का ऑपरेशन भी हुआ होगा। लेकिन जंगल में रहने वाले कितने शेर हैं जिनको वैक्सीन दी जाती है? जंगल में रहने वाले कितने जानवर हैं कि जिनको एंटीबायोटिक्स और दवाइयां लगती हैं, मगर वो अपनी तबई उम्र बगैर किसी प्रॉब्लम के गुजार देते हैं। तो हम सब के सब फिजिकैलिटी में बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं। अगर एक जानवर का बच्चा एक जंगल में पैदा हो और पैदा होते ही उसकी मां मर जाए, तो ज्यादा इम्कान यह है कि वो बच्चा बच जाएगा। लेकिन अगर इंसान का बच्चा जन्म ले और उसके जन्म लेते ही उसकी मां वहां से चली जाए या उसका इंतकाल हो जाए, तो ज्यादा इम्कान है कि वो बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि बच्चा अपने आप का केपेबल नहीं है फिजिकैलिटी के हिसाब से कि वो अपने आप को लुक लुक आफ्टर कर सके। लेकिन बदकिस्मती से, अच्छा मैं बाकी बाकी बता दूं, फिर बदकिस्मती वाली बात आप मुझे याद करवाइएगा। इंसान का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो इंटेलेक्ट है। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि फिलोसोफर्स ने हमें यह बताया है और हमारे अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हमारे बुजुर्गों ने भी यह बताया है कि 25% हमारा होना हमारी फिजिकैलिटी है। 25% सिर्फ। दूसरा जो 25% है वो हमारा इंटेलेक्ट है, यानी हमारी जहानत। जानवरों में भी इंटेलेक्ट मौजूद है, मगर वो इंटेलेक्ट सिर्फ उनको इस काबिल करता है कि वो सरवाइव कर सके। सिर्फ उनकी सर्वाइवल की हद तक का इंटेलेक्ट उनके अंदर मौजूद है। मगर इंसानों के अंदर ट्रिमेंडस इंटेलेक्ट मौजूद है। इस बात पर बहुत रिसर्च की गई है कि क्या जानवरों की मेमोरी है, क्या जानवरों में इमेजिनेशन है। तो यही पाया गया है कि जानवरों की मेमोरी भी सिर्फ सर्वाइवल के हद तक है। लेकिन आप और मैं अपने दिल में झांक के देखें, मेरी और आपकी मेमोरी इतनी बड़ी है कि जब पहली दफा आपको स्कूल छोड़ने आपके वालिद या वालदा गई थी, अभी आप आंखें बंद करें तो आपको याद होगा कि आपने किस किस्म के कपड़े पहने थे, कौन सी सवारी में बिठा के आपके अब्बू अम्मी आपको लेके गए थे, और आप उस वक्त रो रहे थे या आप हंस रहे थे, तो आपका पहला एनकाउंटर क्या था, आपको अभी तक ये बातें सारी याद। जबकि जानवरों के अंदर ये मेमोरी मौजूद नहीं है। इंसानों के अंदर इसके दूसरी तरफ अनबिलीवेबल इमेजिनेशन मौजूद है। और ये जो इमेजिनेशन है, आप अभी आंखें बंद करें और जन्नत में पहुंच जाएं, अभी आंखें बंद करें और जन्नत में पहुंच जाएं। जन्नत का आपका जो भी तस्वुर है, आप उसमें अभी दाखिल हो सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के जरिए। आप मरीख पे जाना चाहें, आप चांद पे जाना चाहें, आप अपनी खाला के घर जो 2 साल पहले नहीं गए थे, आप 2-3 साल से, आंखें बंद करके भी अपने खाला के घर दाखिल हो सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन को वहां लेके जा सकते हैं। जानवरों के अंदर ये एस्पेक्ट सिर्फ सर्वाइवल की हद तक मौजूद है। तो प्लीज आप याद रखिए, मैं और आप जो यहां बैठे हुए हैं, हम 25% फिजिकैलिटी हैं और 25% इंटेलेक्ट है। और ये इंटेलेक्ट एक्चुअली बाय डेफिनेशन ये है, इंटेलेक्ट वो एबिलिटी है जिसके जरिए इंसान अपनी मेमोरी को यूज करके, इमेजिनेशन को यूज करके, जो डाटा उसको दिया जाए उसको प्रोसेस करके, फिर जो उसका नतीजा निकालता है और उसकी वजह से जो वर्ल्ड व्यू बनाता है, उसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं। तो 25% हमारा इंटेलेक्ट है। और इसी इंटेलेक्ट की बुनियाद पर इंसान जो है वो इतनी तरक्की कर सका है कि 50,000 फुट की बुलंदी पर वो जहाज को, लोहे को उड़ाकर, और 6 घंटे के अंदर पाकिस्तान से बर्तानिया ले जाता है। जबकि घोड़े जो 40,000 साल पहले थे, हमसे अच्छी फिजिकैलिटी होने के बावजूद अभी तक घोड़ों का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना। ऑल पाकिस्तान घोड़ा एसोसिएशन का नाम आपने नहीं सुना होगा। किसी जगह पर ऑल पाकिस्तान बकरी एसोसिएशन जो है वो आपको नजर नहीं आती। तो आखिर वो लोग इतना ऑर्गेनाइज अपने आप को क्यों नहीं कर सके? उनका कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, उनकी कोई अदालत नहीं है, उनका कोई किसी किस्म का और दफ्तरी सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि वो इंटेलेक्ट उनकी उस लेवल की नहीं थी जो कि इंसान की इंटेलेक्ट। तो अभी हम 50% इंसान बने हैं। 25% इंसान का इमोशनैलिटी है।
इमोशनैलिटी का मतलब यह है, इसको समझने के लिए सिर्फ आप ज़हन में रखिए कि हर चीज का एक ये ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप रोशनी में रखेंगे तो इसका एक साया होगा। तो इसी तरीके से इंसान का जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो बेसिस है वो थॉट है। थॉट, हमारे अंदर हर वक्त थॉट चलती रहती है। जो थॉट है, अगर उसको आप एक ऑब्जेक्ट समझें, तो उसका जो साया है उसका नाम इमोशन है। अगर आपकी थॉट मेरे इस वक्त अगर आपकी थॉट मेरे बारे में अच्छी है, तो आपके इमोशन यहां मेरी बातें सुनते हुए मेरे बारे में अच्छे होंगे। और अगर आपकी थॉट मेरे बारे में नेगेटिव है, तो आपके जो इमोशंस होंगे वो मेरे बारे में नेगेटिव होंगे। राइट। और अगर ये इमोशन चार्ज्ड हो जाए, पॉजिटिव इमोशन चार्ज्ड भी हो जाए, इमोशन तो होते ही हैं हर चीज के, लेकिन अगर ये इमोशंस चार्ज्ड भी हो जाएं और ये पॉजिटिव इमोशन हो जाएं, तो जो जज्बा में पैदा होता है उस जज्बे का नाम मोहब्बत है। और अगर ये नेगेटिव इमोशंस हों और चार्ज हो जाएं, तो जो जज्बा पैदा होता है उसको एंगर कहते हैं, उसको हम गुस्सा कहते हैं। राइट। तो ये हमारा एक पूरा एस्पेक्ट है। और जानवरों के अंदर भी ये एस्पेक्ट मौजूद है, जानवरों के अंदर भी मौजूद है। मगर इसलिए आप कभी बिल्ली के ऊपर, अगर आपके घर में बिल्ली है, तो उसकी कमर के ऊपर हल्का सा हाथ फेरें, तो वैसे वो खुर 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 करना शुरू कर देगी और आपके साथ चिपकने की कोशिश करेगी। और अगर आप फर्ज करें उसकी दुम पर पैर रख दें, तो फिर भी खुर खुर करेगी, मगर फिर अपने पंजों से आपको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन प्लीज अगर आप गौर करें, तो आप ये अंदाजा लगाएंगे कि जानवरों के अंदर भी जो इमोशनैलिटी है वो सिर्फ सर्वाइवल की हद तक है, सर्वाइवल से बियॉन्ड इमोशनैलिटी नहीं है। इसीलिए वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, अपना बिल्ली, और बचाती है, खुद जख्मी हो जाती है मगर बचाती है अपने बच्चों को। मगर जूं ही वो एक खास उम्र तक पहुंचते हैं, तो खुद ही धक्का देके उनको निकाल देती है। आपको शायद इल्म में होगा कि बिल्ला खुद अपने बच्चों को खा जाता है जब वो प्रोटेक्ट होने की एज से गुजरते हैं। अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो बिल्ला खुद अपने बच्चों को खा जाता है। तो उनकी इमोशनैलिटी फिर कहां गई, बाप की मोहब्बत कहां गई? तो वो जो माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत थी, वो सिर्फ सर्वाइवल की हद तक होती है, सर्वाइवल से बियॉन्ड नहीं होती। तो ये तीन चीजें हैं जो जानवरों में भी हैं, इंसानों में भी हैं। फिजिकैलिटी जानवरों की हमसे बहुत सुपीरियर है, हमारी अलबत्ता इंटेलेक्ट जानवरों की निस्बत बहुत सुपीरियर है, और हमारी इमोशनैलिटी जानवरों की निस्बत बहुत ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इंसान का जो चौथा एस्पेक्ट है, वो एक सुपर शेल है। बाकी तीनों के तीनों एस्पेक्ट उस सुपर शेल के अंडर, उस एम्ब्रेला के अंदर मूव कर रहे हैं, और वो इंसान की स्पिरिचुअलिटी है। गो क्वांटिटी वाइज ये भी 25% ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, मगर ये 25% इसलिए बहुत अहम है कि ये एक सुपर शेल है जिसके नीचे फिजिकैलिटी, इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी परवान चढ़ती है। और अब तक की तहकीक के मुताबिक जानवरों के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं। और ये जो स्पिरिचुअलिटी इंसान के अंदर मौजूद है, यही इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन जो बात मैंने शुरू में आपसे अर्ज की थी, जब हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं और एक क्लीन स्लेट की तौर पे होते हैं, बदकिस्मती से अमूमी दुनिया के मुआशरों में और खास तौर पर हमारे मुआशरों में, हमारी तरबियत सवाए फिजिकैलिटी के, प्रीडोमिनेंट फिजिकैलिटी के, और टू सम एक्सटेंट इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी के, हमारी तरबियत हमारे चौथे एस्पेक्ट की तरफ होती ही नहीं है। मैं चौथे एक्सपेक्ट की एक्सप्लेन अभी तफसील बताऊंगा आपको। लिहाजा जब हम पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही मां के जहन में और बाप के जहन में होता है, मेरा बेटा माशाल्लाह, मेरा राज दुलारा, मेरी बेटी शहजादी, इंशाल्लाह इसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराएंगे, और इस अच्छे स्कूल में दाखिल करा के इसको फिर ओ लेवल करवाएंगे। फिर ये ओ लेवल में 7 स्टार लेगी मेरी बेटी या मेरा बेटा, और फिर ये ए लेवल के अंदर 5-6 स्टार, जितने भी स्टार होते हैं वो उतने स्टार लेगा। फिर ये अक्सर घरों के अंदर आज भी, फिर ये एमडी कैट का एग्जाम पास करके डॉक्टर बनेगा। और पता नहीं क्यों, किस वजह से एक जहन के अंदर है कि जो डॉक्टर बन गया, तो शायद वो पता नहीं उसको, वो बहुत ही एक सुपीरियर यानी पोजीशन में पहुंच गया। या फर्ज करें आपके बच्चे होंगे, तो वो आपको रोल मॉडल बनाएंगे बनाएंगे और आप कहेंगे मैं अपने वालिद की तरह या वालदा की तरह जज बनूंगा। तो बचपन से हम उनको कहना शुरू कर देंगे कि तुम मेरा बेटा, तुम इंशाल्लाह हाई कोर्ट के जज बनोगे, मेरा बेटा ये वाला सुप्रीम कोर्ट का इंशाल्लाह जज बनेगा। इसी तरीके हमारे घर के अंदर एक साहब थे जो हमारी गाड़ी चलाते थे। तो वो बाबा जी अब तो खैर बहुत बूढ़े हो गए।
तो एक दफा मेरे वाले साहब ने पूछा कि आपके बच्चों का क्या हाल है। उसने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बच्चा जो है वो एक मेजर साहब की गाड़ी चलाता है, अल्लाह का बहुत एहसान है। दूसरा जो बेटा है वो ओजीडीसी के अंदर ड्राइवर लग गया है। तीसरा जो है ना, उसका लाइसेंस बन गया है, बस अब आप किसी को कह के कहीं वहां रखवा दें तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो चौथा अलबत्ता मेरा बेटा है वो नकम्मा है, वो कहता है मैं कोई बिजनेस करूंगा। मैंने उसको कई दफा कहा है कि तुम्हें मैं छोटी गाड़ी ले लेता हूँ, रेंट पे चला लो, मगर वो कहता है मैं बिजनेस करूंगा। क्योंकि उनके जहन के अंदर एक बच्चे की सक्सेस का जो पैराडाइम है वो है ही फिजिकलिटी के इर्द। और हम चाहे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बन जाएं, चाहे 10-10 किनाल के घरों में हम रहते हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तरबियत, फिर यानी इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी तरबियत इस तरीके से नहीं हुई, लेकिन हम सब अगर अपने गिरेबान में झांकें तो हमारे बड़ों की तरबियत, हमारी अपनी तरबियत, और खुद अब हम जोर लगाकर अपने बच्चों की तरबियत जिस बुनियाद पर कर रहे हैं, उसकी बुनियाद यह है कि तुम्हारी एक फिजिकलिटी है, तुम्हारी फिजिकलिटी की नीड्स हैं, वो नीड्स पैसे से पूरी होंगी। लिहाजा तुमने कुछ ऐसा काम करना है जिसके जरिए से तुम कपड़े खरीद सको, जिसके जरिए से तुम घर बना सको, जिसके जरिए से तुम सवारी खरीद सको, जिसके जरिए से तुम अच्छा भला खाना खा सको। तुम्हारे घर में स्पेयर खाना मौजूद होना चाहिए, तुम्हारी रिहाइश बेहतरीन होनी चाहिए। मैं इन सब चीजों के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हम अपने बच्चों को इस पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल के साथ इस दुनिया में, लेकिन ये समझना कि यही ओनली उसकी जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली मेरे बहुत ही प्यारे बहनों और भाइयों, ये हमें एट द मोस्ट हैवानी सतह पर लेकर जाता है। एट द मोस्ट वी आर एट द लेवल ऑफ द एनिमल्स, अगर हमारी जिंदगी सिर्फ फिजिकलिटी के गिर्द रिवॉल्व करे, सिर्फ फिजिकलिटी के गिर्द अगर हमारी जिंदगी रिवॉल्व करे, यानी हम अपने बच्चों की कामयाबी का मैार ये समझ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है, जब कमाने का पोटेंशियल उसके अंदर आ जाएगा। घर में अगर 4 बच्चे थे और चारों में से एक का कमाने का पोटेंशियल नहीं हुआ तो हमें लगता है कि ये बच्चा तो नाकाम हो गया, ये बच्चा तो नाकाम हो गया। तो ये असल में जो कामयाबी नाकामी का मैार हमने बनाया हुआ है, ये मैार इस गलत फहमी की बुनियाद पर बनाया हुआ है कि हम अपने आप को भी जानवरों की तरह से सिर्फ एक फिजिकल बीइंग समझते हैं। अच्छा, और जो हमारा इंटेलेक्ट बीइंग है, वो भी बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका इंटेलेक्ट बीइंग एक्चुअली किसी पर्पज के तहत गवर्न होता है। वरना हम में से जो बहुत जहीन आदमी है वो भी घूम घुमा के अपने इंटेलेक्ट को अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ही इस्तेमाल करता है, और करके वापस अपने इंटेलेक्ट को भी फिजिकलिटी को ही ओवरग्रो करने के लिए इस्तेमाल करता है। और यही चीज इमोशनैलिटी के बारे में है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपनी इमोशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर अपनी लेगेसी क्रिएट करते हैं, जो अपनी इमोशनैलिटी की बुनियाद पर मुआशरे में कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जिससे रहती दुनिया तक उनका नाम रहता है और दुनिया खूबसूरत बनती है। हम में से अक्सर अगर उनकी इमोशनैलिटी है भी, तो ये इमोशन भी एक्चुअली इनडायरेक्टली हमारी फिजिकलिटी को ही नर्चर करके हमें मोटा रोबोस्ट फिजिकलिटी ही देते हैं सारे के सारे। लेकिन जो वो इसलिए है कि हमें अपने चौथे एस्पेक्ट की समझ नहीं है। और जो शुरू में आपसे मैंने गुजारिश की थी कि आप एक फिक्रा लिखिए कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, एक्चुअली उसी पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ही रिलेटेड है हमारी जिंदगी का चौथा एस्पेक्ट, जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। और ये वो एस्पेक्ट है जो कि जानवरों में मौजूद नहीं है। जानवरों की कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, मगर हर इंसान की एक स्पिरिचुअलिटी है। अगर इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएगा तो वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ जाएगा। अगर वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ जाएगा तो अब प्रीडोमिनेंटली फिजिकलिटी को ग्रो करना उसका प्रीडोमिनेंट एम ऑफ द स्ट्रगल नहीं होगा, इंटेलेक्ट और इमोशन का स्ट्रगल नहीं होगा। यानी वो अपनी फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट और इमोशन का गुलाम नहीं होगा, बल्कि फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट और इमोशन उसके गुलाम होंगे, जिनको वो इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को ऊपर करके लेके चला जाएगा। अगर हमें ये बात समझ में आ गई, और मैं अगले आधे घंटे में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो मुझे ये बात समझ आई है, मैं अपने बहुत ही प्यारे बहनों और भाइयों को ये बात शेयर कर सकूं। देखिए, हम जब ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत, तो हमारे जहन में शायद ये आता है कि मैं कितनी नमाजें पढ़ता हूं, मैं कितने रोजे रखता हूं, मैं कितनी तस्बीहां करता हूं, मैं कितना जो हूं
वो जिक्र करता हूँ। ये तमाम चीज़ें, इबादात, इनकी अपनी अहमियत है और इनकी अपनी ज़रूरत है और इनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मगर जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम एक्चुअली एक बात कहते हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी की ये डेफिनेशन एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये उन लोगों के लिए भी है जो मुसलमान नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि ये भी नहीं मानते कि कोई पैदा करने वाला खुदा है, जो ये भी नहीं मानते कि मौत के बाद एक जिंदगी आने वाली है, यानी इथियस्ट लोग, उनके लिए भी एक स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है। लिहाजा हमें स्पिरिचुअलिटी की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन को पता करना पड़ेगा। वो डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप यहां तशरीफ लाए, आपने सुबह नाश्ता किया था, आपने एक खास किस्म की तालीम हासिल की है, आप कल अदालत में जाकर एक खास किस्म के प्रोसेस में से गुजरेंगे, आपने शादी की या जिनकी नहीं हुई शादी करेंगे, आपके बच्चे हुए, आपने अपने बच्चों को तालीम दी, यानी हमने जिंदगी में छोटे काम से लेकर बड़े सब काम किए। ये सारे के सारे काम रिवॉल्व करते हैं हमारी फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट और इमोशन के गिर्द। लेकिन एक चीज इसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देती है, वो ये है एक लफ्ज जो अंग्रेजी में जिसके स्पेलिंग है WHY, वाई, और उर्दू में क्यों। क्यों का जवाब हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिटरमिन करता है। आप यहां बैठे हुए हैं 9 बजे सुबह सुबह आकर, क्यों। मैं सुबह उठकर यहां तैयार होकर बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, क्यों। मैंने शादी की, क्यों। मैं दफ्तर गया, क्यों। मेरे बच्चे ने कहा कि मैंने खिलौना लेना है और मैंने उससे पूछा, क्यों। तो क्यों का जवाब एक्चुअली डिटरमिन करता है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। इस मिसाल का पहला हिस्सा बिल्कुल सच्चा है, 100%। मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था आज से बहुत साल पहले, या भावलपुर शिफ्ट होने से पहले। तो वहां एक बच्चा फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ। वो बच्चे ने बोर्ड में टॉप किया था और उसका मेरिट जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का बना था, मगर मुल्तान चूंकि उसके घर के पास था, उसका राजनपुर में घर था, तो उसने मुल्तान को ऑप्ट किया। उसके वालिद साहब जो थे वो एक भट्टे में ईंटें थापते थे, और उसने कहा कि मैंने कभी भी अपने वालिद साहब के वुजू किए हुए हाथों को भी देखा है, तो फिर भी उसकी डेप्थ के अंदर मट्टी लगी होती है। वो मट्टी इतनी डीप उनके हाथों में जा चुकी है, नाखूनों में से, कि जब वो साबुन से भी धोते हैं तो वो मट्टी नहीं उतरती, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी वो मट्टी थापते हुए गुजरी है। उसकी अम्मी किसी के घर में, वहां एक जिम्मेदार थे, उनके घर में काम करती थी, और उनकी 3 बहनें थीं, और तीनों की तीनों बहनें भी लोगों के घरों में अपनी माँ के साथ जाकर काम करती थीं। और जो बड़ी बहन थी वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उन्होंने एक जिम्मेदार के घर में छोड़ दी थी 12-13 साल की, कि ये यहीं बीबी जी की खिदमत करेगी और घर में ही एज अ मेड के तौर पे काम करेगी। और उस लड़के का अपने मेरिट के ऊपर निश्तर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। और वो जब मुझे मिला, मिलने के बाद मुझे बच्चा अच्छा लगा, फिर उसकी स्टोरी हुई, तो उसने कहा कि जी मैं इंशाल्लाह बहुत मेहनत से डॉक्टर बनूंगा, मैं बहुत कोशिश करूंगा, और कोशिश करके फिर मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूंगा, और प्रैक्टिस करके मैं अपने अब्बा के हाथों से मट्टी को धोऊंगा, और मैं अपनी अम्मी को लोगों के घरों में काम करने से छुड़वाऊंगा। मैं अपनी तीनों बहनों को कम से कम बीए करवाऊंगा, तीनों बहनों की अच्छी जगह पे शादी करवाऊंगा, अब्बू अम्मी को हज करवाऊंगा, और मुल्तान में जिसने जो लफ्ज बोला वो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुल्तान में अपना पक्का घर बनवाऊंगा। उसके नजदीक ईंटों का घर बनवाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुल्तान में अपना, ये उसने फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैं मुल्तान में अपना पक्का घर बनाऊंगा, और फिर उसने ऐसा ही किया। और मेरे सामने सामने अच्छा डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर बना, उसने प्रैक्टिस शुरू की, और उसने ये सारे काम अचीव कर लिए। दूसरी कहानी मैं आपको थोड़ी सी हाइपोथेटिकल और फिक्शनेटेड बताता हूं, ये सच्ची थी। उसी तरह का एक और लड़का था। उस लड़के ने ये कहा कि मैं डॉक्टर बना हूं तो मेरे गांव के अंदर खवातीन बच्चे की पैदाइश के दौरान 50% औरतें मर जाती हैं, यानी मटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। मैं इंशाअल्लाह अजीज अपने गांव की किसी बेटी और बहन को मरने नहीं दूंगा। मैं इंशाअल्लाह बनूंगा गायनाकोलॉजिस्ट,
और गायना को मैं अपने मोहल्ले में खुद देखता हूं, मेरी अपनी फूफी इस तरह फौत हुई थी, मेरी एक खाला भी फौत हुई थी। मैं इंशाल्लाह किसी को अच्छा, वो भी डॉक्टर बना, उसने भी प्रैक्टिस की, उसने भी उसी तरीके से ईमानदारी से काम किया, मगर इन दोनों का वाई का आंसर डिफरेंट था। और ये वाई का आंसर डिटरमिन करता है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी किस लेवल की। जो पहले बच्चे ने काम किया, वो गलत काम नहीं किया, वो बहुत जबरदस्त काम किया, मगर उसका काम रिवॉल्व कर रहा था उसकी अपनी फैमिली के गिर्द। ये जो दूसरे बच्चे ने ये वही काम किया, मगर उसके नतीजे में पूरा का पूरा गांव मुस्तफीद हो रहा था और पूरा का पूरा शहर मुस्तफीद हो रहा था। मैं आपको एक और हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी कहता है कि मेरे पूरे गांव में कोई किराने की दुकान नहीं है, मैं यहां किराने की दुकान खोलूंगा तो मेरी दुकान बहुत चलेगी, मैं ईमानदारी के साथ सौदा दूंगा, सही तोल तोल के दूंगा, तो मेरी दुकान बहुत चलेगी। उसका वाई ये है कि इसके जरिए से मैं अच्छे पैसे कमा सकूंगा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये जायज बात है। एक और आदमी कहता है कि यार हमारे गांव के अंदर इतने लोग रहते हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको सौदा लेने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो यहां दुकान कोई नहीं, मैं एक दुकान खोलता हूं, तो उससे मेरा घर भी चलेगा, और साथ ये है कि ये मेरी बहनें बेटियां जो दूसरे गांव में सौदा लेने जाती हैं, इनको बड़ी आसानी होगी। एक तीसरा आदमी है, वो ये कहता है कि मैं दुकान खोलता हूं क्योंकि यहां दुकान कोई नहीं है, और मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि हमारे गांव के अंदर कोई यतीम खाना नहीं है जहां यतीम और बेवाओं की परवरिश की जा सके, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं ये दुकान खोलता हूं, इससे मेरा घर भी चलेगा, और साथ मेरे पास इतने पैसे भी होंगे कि मैं उसके जरिए से एक छोटा सा यतीम खाना खोल के उन यतीमों की परवरिश करूंगा। अब ये तीनों के तीनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही थोक की दुकान से सौदा खरीद रहे हैं, एक ही भाव पर बेच रहे हैं, ईमानदारी से बेच रहे हैं, कोई मिलावट नहीं कर रहे, मगर इन तीनों के सवालों का जवाब, वाई का जवाब डिफरेंट है। और ये जो वाई का जवाब है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिटरमिन करता है। अगर हमारा वाई का जवाब हायर लेवल का होगा, हमारा वाई का जवाब ऊपर वाला होगा, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी हाई होगी। और अगर हमारे वाई का जवाब नीचे होगा, तो फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी लो होगी। और एक्चुअली हमारी फिजिकलिटी, हमारा इंटेलेक्ट और हमारा इमोशन, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन नहीं करता। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअलिटी डिटरमिन करती है। अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी का वाई का आंसर यही है कि मैं एक डॉक्टर बनकर अपनी एक अंपायर क्रिएट करूंगा, मैं एक ऐसा ऑपरेशन करूंगा जो किसी को करना नहीं आता होगा, मैं ये किसी को नहीं सिखाऊंगा, मैं खुद करूंगा बिल्कुल, और उसके अब आप जायज तरीके से पैसे कमाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई इस ऑपरेशन की 50,000 फीस है, आप लोग आके अपनी मर्जी मर्जी से ऑपरेशन करवा रहे हैं, आप उसके जरिए से फिर अपने लिए आसाइशें खरीदेंगे, आप सब कुछ खरीदेंगे, तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के स्पेक्ट्रम के ऊपर आपकी फिजिकलिटी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। और अगर वही वाला काम मैं किसी और पर्पस के साथ करूंगा, उसके हायर पर्पस के साथ करूंगा, तो फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी हाई होगी। अब मैं आपको, जो आपने कागज निकाला था, उस कागज को प्लीज एक दफा निकालिए, और अब मैं आपको वाई को जज करने का एक यार्डस्टिक बताना चाहता हूं, जो 4 पॉइंट है। आपने जो कुछ लिखा है, या 5 पॉइंट है, आपने वो जो कुछ लिखा है, आप बस, आपके जहन में तो होगा, आप उन 5 पॉइंट्स के साथ अपने इस वाले पर्पस को मैच करके देख लें। अगर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पांचों पॉइंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो आपकी जिंदगी एक पर्पसफुल जिंदगी है, और आप एक पर्पस के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर फर्ज करें किसी वजह से वो 5 यॉर्ड स्टिक्स के साथ वो मैच नहीं कर रहा, या कम से मैच कर रहा है, तो हमारे आखिरी सांस से पहले तक अल्लाह ताला ने हमें ये मौका प्रोवाइड किया हुआ है कि हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने जो भी सेंटेंस लिखा है, वो एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, वो सब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है? सब्जेक्टिव सेंटेंस वो होता है जिसका मतलब सिर्फ आपको ही पता है, और बाकियों को उसका मतलब उस तरीके से समझ में नहीं आया जिस तरीके से बाकियों को समझ में आया है। मसलन आप में से किसी ने अगर ये लिखा है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा या करूंगी, तो ये एक सब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब एक्चुअली किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि इंसानियत की खिदमत क्या होती है, क्योंकि इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेबल एक्ट, इट इज नॉट अ रिप्रोड्यूसिबल एक्ट, इट इज नॉट अ मेजरेबल एक्ट।
इसी तरह आप कोई भी एक सब्जेक्ट, मैं अल्लाह को राजी करूंगा, आपने फर्ज करें ये पर्पस लिखा हुआ है, या आपने कोई भी ऐसा पर्पस लिखा हुआ है जो सब्जेक्टिव है, तो उसको मेहरबानी करके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर वो सब्जेक्टिव सेंटेंस में होगा तो वो आपका पर्पस नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, हम बच्चों से पूछते हैं ना मेडिकल कॉलेज में कि भाई तुम्हारा क्या पर्पस है, वो कहता है जी मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। अब ये सबसे आसान है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए कि इंसानियत नाम की कोई खातून कभी आपके दरवाजे पर आके नहीं कहती कि अस्सलाम वालेकुम मैं इंसानियत हूं, मेरी खिदमत कीजिए। इंसानियत की खिदमत का एक ऑब्जेक्टिव तर्जुमा है, वो ये है कि जब भी कोई इंसान आपके सामने आएगा, तो आप जो ये हमारे सेशन से पहले बातें कर रहे थे, एम्पैथी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, वो सारे के साथ उस इंसान को देखेंगे, तो इसका सब्जेक्टिवली मतलब होगा इंसानियत की खिदमत। लिहाजा अगर आपने कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हो, मैं किसी से नहीं पूछता आपने क्या लिखा है, लेकिन आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आपका फिक्रा एक सब्जेक्टिव फिक्रा है, जिसका मतलब सिर्फ आपको ही पता है और किसी को नहीं पता, और कोई आपको वो करता हुआ देख नहीं सकता, तो फिर इसको आप चेंज करके किसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो मेजरेबल हो, रिप्रोड्यूसेबल हो, विजिबल हो, कंपेयरेबल हो। इसको आप, यानी आप कितना कर रहे हैं और आपका कुलीग कितना कर रहा है, ये कंपेयरेबल हो। तो पहली तो ये शर्त है आपके वाई के सही जवाब की। मैं आपको एक और मिसाल देके समझाता हूं। मैंने कहा मेरा मकसद ये है कि मैंने अपना वजन कम करना है। अब ये एक सब्जेक्टिव सेंटेंस है, इसका कुछ मतलब नहीं। हम में से सारे ये फिक्रा बोलते हैं, करता करता कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करूं तो मैं यूं कहूंगा, मैं रोजाना 4 किलोमीटर वॉक करूंगा, मैं फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं केक, पेस्ट्री, बेकरी की बनी हुई चीजें नहीं खाऊंगा, और मैं 1 घंटा जिम जाया करूंगा। अब ये वही बात, मैं अपना वजन कम करूंगा, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टर्म्स के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। तो आपने मेरे प्यारे बहनों और भाइयों जो भी फिक्रा लिखा है, अगर वो सब्जेक्टिव था, तो उसको ऑब्जेक्टिव टर्म्स के अंदर आप चेंज कर दीजिए। जो कुछ आप करेंगे वो करता हुआ नजर आना चाहिए, राइट, इन अदर वर्ड्स। और आप उसको कंपेयर भी कर सकें कि पहले मैं, पिछले महीने मैंने इतना किया था तो आज मैंने इतना किया, तो फिर आपका पर्पस जो है, एक पहली शर्त पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी शर्त यह है कि आपने जो भी पर्पस लिखा है, आप में से कुछ दोस्त लिख रहे हैं तो आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं अगली बात करता हूं, क्योंकि आपकी बहुत तवज्जो चाहिए होगी मुझे अगली बात के लिए। आपने जो भी अपना पर्पस ऑफ लाइफ लिखा है, वो आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए, वो आपकी नीड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपनी नीड को अपना पर्पस बताया है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी फिजिकलिटी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नीड हमारी फिजिकलिटी की होती है। लिहाजा आप में से अगर किसी ने यह पर्पस लिखा है कि मेरा पर्पस यह है कि मैंने 4 साल के अंदर हाई कोर्ट के मैंने हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठना है, तो ये बहुत जबरदस्त नीड है, ये बहुत जबरदस्त ख्याल है, इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन एक्चुअली ये आपका पर्पस नहीं, ये आपकी नीड है। और नीड में कोई हर्ज नहीं है। अगर फर्ज करें आप ये समझते हैं कि आपकी नीड ये है कि आपके पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, और पाकिस्तान के हर शहर में आपका कम से कम एक घर होना चाहिए, और आपकी वो जेन्युइन नीड है, तो इसमें कतन कोई हरज नहीं है, कतन कोई शर्म की बात नहीं है। नीड के जुमर में आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ इतना ज़हन में देखिएगा कि कहीं वो ख्वाहिश तो नहीं है, क्योंकि नीड और ख्वाहिश के दरमियान बहुत ही छोटी सी लाइन होती है, अ वेरी थिन ग्रे लाइन होती है नीड और ख्वाहिश के दरमियान। और जो ही हम ख्वाहिश के चक्कर में चले जाते हैं, तो एक्चुअली फिर हमारी ग्रोथ वर्टिकल होने की बजाय हॉरिजॉन्टल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ख्वाहिश का मतलब वो होता है जो कभी पूरी ना हो। तो ये बात सिर्फ जेन में रखिएगा। तो आप फिर दोबारा जो आपने अपना पर्पस, फर्ज करें आपने ये पर्पस लिखा कि आज से 10 साल के बाद मेरे पास 6 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो नीड के लिए तो ये ठीक है, मगर अगर आपने पर्पस बनाया हुआ है, तो माफ कीजिएगा, ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, इट शुड नॉट बी योर नीड। तो आपने जो भी सेंटेंस बनाया था, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, और इसको इस तरह से लिखिए कि जो आपकी जरूरत नहीं थी। जरूरत के लिए आपको एक अलग से एफर्ट करनी पड़ेगी, वो आप कीजिए, अल्लाह उसको मुबारक करे। मगर उस एफर्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं अपने पर्पस को हासिल करने के लिए एफर्ट कर रहा हूं, राइट। तो
अच्छा, इसके अलावा जो हमारी जरूरतें हैं वो बाज औक़ात हमारे पर्पस को हासिल करने का मीन हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका पर्पस कुछ इस किस्म का पर्पस हो कि मैं पाकिस्तान के जुडिशरी सिस्टम के अंदर इस तरह की लीगल चेंजेस लाना चाहता हूं कि, या चाहती हूं कि जिसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर हर कुर्सी पर बैठा हुआ जज बाय डिफॉल्ट इंसाफ करने पर मजबूर हो जाए। इस किस्म की लेजिस्लेशन में लाना चाहता हूं। इस पर्पस के लिए मुझे हाई कोर्ट का जज बनना है। देन इट इज डिफरेंट। देन इट इज डिफरेंट। फिर आपका वो हाई कोर्ट का जज बन जाना या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाना या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाना, ये आपके पर्पस को हासिल करने का एक स्टेप है। देन इट इज डिफरेंट। लेकिन पर सी अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, मैं आपके शोबे से मिसाल देता हूं, तो फिर ये आपकी नीड है। और जो आपकी नीड है वो आपका पर्पस नहीं हो सकता। दो बातें हो गई। पहली बात यह है कि आपने जो कुछ लिखा है वो आपका, वो एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, सब्जेक्टिव सेंटेंस ना। दूसरा फिक्रा, जो चीज आपने लिखी है वो आपकी नीड नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी नीड है तो वो आपका पर्पस नहीं है। और उसका मतलब यह है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत लो लेवल पर है। और स्पिरिचुअलिटी लो लेवल पर है और वो फिजिकलिटी से ऊपर नहीं गई, तो फिर बुरा मत मनाइएगा, फिर हम सब एक्चुअली ह्यूमन लेवल से ऊपर गए ही नहीं। सॉरी, एनिमल लेवल से ऊपर गए ही नहीं। ठीक है? क्योंकि ह्यूमन लेवल होने की पहली शर्त यह है कि ह्यूमंस का कोई पर्पस होता है। तो अगर पर्पस है ही नहीं तो दो शर्तें होंगी। तीसरी शर्त और है, जो भी आपने फिक्रा लिखा है इट शुड नॉट बी टाइम बाउंड। 10 साल में मैं ये हासिल करना चाहता हूं, अगर ये कोई ऐसा फिक्रा है तो अगेन ये आपका पर्पस नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। फर्ज करें आपकी जिंदगी अभी 42 साल है और आपने पर्पस ये बनाया है कि 42 साल मेरी उम्र है तो मैं 10 साल के अंदर ये अचीव करना चाहता हूं। और अगर आपने 10 साल में वो अचीव कर लिया, 31 दिसंबर को 10 साल बाद, तो 1 जनवरी को आपको फौत हो जाना चाहिए। इसलिए कि अब तो पर्पस पूरा हो गया। और जब पर्पस पूरा हो गया तो फिर तो हमें मर जाना चाहिए, फिर तो पर्पस ही नहीं रहा। इसलिए अगर हमारा पर्पस टाइम बाउंड है तो अगेन ये हमारी फिजिकलिटी को एड्रेस कर रहा है। इट शुड नॉट बी टाइम बाउंड। आपका जो भी पर्पस है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, जब इस दुनिया से आप चले भी जाएं तो उस पर्पस का मोमेंटम कंटिन्यू करें। अगर आपको इसकी मिसाल समझनी हो, दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। आपकी जिंदगी का मकसद यह था कि क्यामत तक आने वाले आखिरी इंसान को जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया जाए। और वो इस दुनिया से तशरीफ भी ले गए, लेकिन उनका मोमेंटम ऑफ दैट पर्पस इज कंटिन्यूअस। अगर आप और अपने लेवल की सतह की मिसाल देखना चाहें तो अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया से चले भी गए मगर उनका पर्पस चल रहा है। इस तरह दुनिया में और बहुत से लोग हैं कि जिनका पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली बियॉन्ड टाइम था और वो कंटिन्यू। और हम भी अपने इंसान होने का हक सिर्फ उसी सूरत में अदा कर सकते हैं कि अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ टाइम से बियॉन्ड। तीन बातें हो गई। चौथी एक और शर्त भी है। जो भी आपका, मैं रिपीट कर दूं, पहला यह था कि आपका पर्पस एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरा मैंने अर्ज किया था कि ये पर्पस ऑफ लाइफ आपकी नीड नहीं होनी चाहिए। तीसरा मैंने अर्ज किया है कि ये टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपका जो भी पर्पस ऑफ लाइफ है वो उसके नतीजे में जो आप एफर्ट करेंगे, उस एफर्ट के नतीजे में जो यील्ड होगी, जो आप हासिल करेंगे, उसके बेनिफिशियरी आपके अलावा भी कोई और लोग होने चाहिए। आप, आपका स्पाउस और आपके बच्चों के अलावा भी उसके बेनिफिशियरी होने चाहिए। और जितने उसके बेनिफिशियरी ऐसे हों कि ना वो आपको जानते हैं और ना आप उनको जानते हैं, उतना ही आपका पर्पस ऑफ लाइफ हाई होगा। यानी आपने जो कुछ किया उसके करने के नतीजे में जो कुछ भी हासिल हुआ उसका फायदा उन लोगों को भी पहुंचा जो आपको जानते भी नहीं, और उनका फायदा उन लोगों को भी पहुंचा जिसको आप भी नहीं जानते। इसको टेक्निकल टर्म्स में नोबेलिटी कहते हैं। यानी पर्पस ऑफ लाइफ हैज टू बी नोबल। नोबल मीन्स बेनिफिशियरीज ऑफ आवर एफर्ट have to be those people which are stranger to us, जिनको हम जानते भी नहीं।
और प्लीज आप याद रखिएगा, चैरिटी और नोबेलिटी में बहुत फर्क है। हम में से बहुत सारे लोग चैरिटी को नोबेलिटी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हर साल जो मेरे कपड़े पुराने हो जाते हैं वो तो मैं सारे अपने मुलाजमों को दे देता हूं या दे देती हूँ, और हम हर हर महीने एक देग निकाल के यतीमों को खाना खिला देते हैं। और जो हमारे घर के अंदर मुलाजमा काम कर रही है ना, जो खानदानी मुलाजमा थी, उसकी अम्मी भी मेरी अम्मी की मुलाजमा थी, और ये मेरी मुलाजमा है, और उसके बच्चे अब मेरे बच्चों के बस्ते उठाते हैं। तो इनको मैं हर दफा इनको यूनिफॉर्म मैं बना के दे देती हूँ। प्लीज आप याद रखिएगा, ये सिर्फ चैरिटी है। और चैरिटी जो है ना, वो बहुत ही इस्तेहसाली निजाम के नतीजे के अंदर जन्म लेती है। क्योंकि जिस वक्त हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, उसी वक्त हमारी मुलाजमा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। मुलाजमा की माँ हमारी अम्मी के जूते साफ करती थी, और मुलाजमा हमारे जूते साफ करती है, और उसका बच्चा अब मेरे बच्चों के, जबकि मेरा बच्चा, चूंकि मेरे पास पैसे थे, तो मैंने उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिल करके डॉक्टर बना लिया है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। और वो वैसे के वैसे जूते साफ कर रहा है, लेकिन हम तो बड़े दरिया दिल हैं, हम तो उनको कपड़े भी दे देते हैं, हम उनको सब कुछ चीजें दे देते हैं। तो ये चैरिटी है। और प्लीज आप याद रखिए कि जिस मुआशरे में चैरिटी बहुत ज्यादा होती है, ये अमूमन वो मुआशरा होता है जिसमें पैसे की तकसीम बहुत बुरी हुई होती है। मैं जनरलाइज बात नहीं कर रहा, अमूमी तौर पर। और हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि मैं तो भी लोगों को भी दे देता हूं, इसलिए कि हमारे पास कुछ पैसे हमारे जराए से ज्यादा आए हुए होते हैं। और हम अपने आप को सेटिस्फाई और उस गिल्ट को खत्म करने के लिए कहते हैं कि मैं तो हर साल दे के निकालता हूं, मैं तो यतीम खाने भी मेरी वजह से चल रहे हैं, मैंने तो मस्जिद में भी नलका लगवाया हुआ है, और मैं तो ये सब कुछ भी करता हूं। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो चैरिटी नहीं है। चैरिटी भी करनी चाहिए हमें, वो नोबेलिटी है। और नोबेलिटी का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है किसको फायदा हो रहा है और किसको नहीं फायदा। ये चार चीजें, मेरे बहुत ही प्यारे बहनों और भाइयों, ये जो चार चीजें मैंने आपसे अर्ज की हैं, ये पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए पर्पस होने की शर्तें हैं। लेकिन मैं और आप एक और शर्फ रखते हैं। वो शर्फ हम ये रखते हैं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप में से कोई गैर मुस्लिम भी हो। कोई गैर मुस्लिम है हमारे दोस्तों में से? ठीक है। अच्छा। कोई तो नहीं है। जी ठीक है, देखिए हम ये शर्फ रखते हैं कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें डिवाइन नॉलेज हमारे पास आया हुआ है। तो हमारे लिए पर्पस ऑफ लाइफ, इन ये चार पर्पस ऑफ लाइफ उस शख्स के लिए भी हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहता है, या नॉर्थ पोल के ऊपर रहता है। नॉर्वे का जो एक्सट्रीम एंड है, नॉर्थ पोल से 2000 किलोमीटर दूर, वो वहां एक छोटा सा शहर है, वो वहां रहता है, जिसकी आबादी सिर्फ 200 है, 250 है। वो वहां वहां वो रहता है शख्स। ये उसके लिए भी पर्पज ऑफ लाइफ के लिए ये चार शर्तें हैं। लेकिन हमारे लिए एक पांचवी शर्त भी है। वो पांचवी शर्त ये है कि जो भी आपका पर्पज ऑफ लाइफ आपने लिखा है, ये आपको जन्नत के करीब कर रहा हो, जहन्नुम के करीब ना कर रहा। कोई भी जो हमारा पर्पज ऑफ लाइफ है, वो ऐसा ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हम लोगों के लिए जो आखिरी कामयाबी की एक जो शर्त लगाई है, वो यूं है, हम में से को हाफिज होंगे तो वो उनको ये आयत याद होगी, कि उसके लिए कामयाबी यह है कि आप अपने, उसका मफहूम यह है कि आपने और आपके अहलो अयाल ने को, आपने अपने आप को और अपने अहलो अयाल को अगर जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में आप दाखिल हो गए तो आप कामयाब हो गए। फौज, फौज फौज का है, फौजुल अजीम, ये कामयाबी। लिहाजा बाकी लोगों के लिए वो चार बातें हैं। ये वर्कशॉप जब मैंने इंग्लैंड में करवाई थी तो मैं चौथी बात पर रुक गया था। नॉर्वे में भी चौथी बात पर रुक गया था, क्योंकि बहुत से गैर मुस्लिम वहां मौजूद थे और बहुत से इथियस्ट मौजूद थे। लेकिन मैं आप बहन भाइयों से अर्ज करना चाहता हूं कि उन चार चीजों के बाद जो पांचवी चीज है वो ये है कि जो भी आपका पर्पज ऑफ लाइफ है, ये पर्पज ऑफ लाइफ आपको जन्नत के करीब लेके जा रहा हो, और जहन्नुम। अब आप पूछेंगे इसकी यार्डस्टिक क्या है, कैसे हमें पता लगेगा? तो वो मैं एक आखिरी बात आपसे सवाल जवाब के बगैर करने से पहले, क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले अर्ज करना चाहूंगा। मैंने अपने तौर पर 35 साल एक इदारे में काम करने के, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करके, मुल्क से बाहर मैं ऑस्ट्रेलिया में भी मैं काम करता रहा हूँ, इंग्लैंड से मैंने FRCS किया है, और अभी मैं हाल ही में किर्गिस्तान के अंदर भी मैं एक ऑनररी प्रोफेसर हूँ, और वहाँ मैं पढ़ाने के लिए मेरी असाइनमेंट है। वहाँ के जो पाकिस्तानी बच्चे वहाँ MBBS कर रहे हैं, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस में भी मैं पढ़ाता हूँ। और आर्मी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अभी कल ही स्टाफ कॉलेज कोयटा के साथ भी हमारा एक ऑनलाइन सेशन था।
पीएमए में भी मैं हाजिर होता रहा हूँ, और इसके अलावा नेवल एकेडमी में भी और दूसरे जुडिशरी के डिफरेंट इदारों के अंदर भी। हाल ही में नेशनल असेंबली में एक ट्रेनिंग का सेशन कायम हुआ है, तो उसमें भी मुझे उन्होंने हुक्म दिया है कि भाई मैं वहाँ भी जो हमारे ऑफिशियल्स ऑफ दी हैं और कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं जो हमारे एमएनए एमपीएस के लिए भी होंगी, तो उसमें भी मैं कुछ खिदमत और कुछ असिस्टेंस कर सकूंगा। इस सारे जो हम्बल सा तजुर्बा है, इसके नतीजे में जो आखिरी बात मैंने जन्नत जहन्नुम की है, उसके लिए यार्ड स्टिक मैंने ये बनाई है कि हम सब अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक मयार रख लें कि जो लुकमा मेरे हलक को क्रॉस करके जा रहा है, कहीं वो हराम का लुकमा तो नहीं है। बस इतनी एक यार्ड स्टिक अपने ऊपर रख लें। मैं अपने बच्चों को जो डबल रोटी खिलाता हूं, कहीं वो हराम की डबल रोटी तो नहीं है। जो सवारी में मैं घूम रहा हूं, क्या वो सवारी उस पैसे से तो नहीं खरीदी गई जो कि हराम है। देखिए, और लोगों के लिए मसला होगा एथिक्स का और अनएथिकल होने का, लॉफुल होने का, अनलॉफुल होने का। बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जो यानी ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती हैं। उनके नजदीक इंसान जो मर्जी करे, मुंह के ऊपर जैसे मर्जी टैटू बना ले, लड़की सर को टिंड करवाकर अपनी जबान के ऊपर बालियां, ये मैंने खुद देखी हैं, पढ़ी लिखी औरतें। मैं ऑस्ट्रेलिया में जहां काम करता था, वो हमारी लाइब्रेरियन थी, बहुत ही माशाल्लाह एक हसीन किस्म की वो औरत थी। एक दिन मैंने देखा उसने बिल्कुल टिंड करवाई हुई, और जब उसने मुंह खोला तो उसकी जबान के ऊपर सुराख होकर एक बाली बनी हुई थी। लेकिन किसी को कुछ जरूरत नहीं कहा कि ये तुमने क्या हरकत की है। इसलिए कि ह्यूमन राइट्स का मतलब यह है कि तुम जो दिल चाहे करो। अगर एक औरत ये कहे कि नहीं मैं औरत नहीं हूं, मैं मर्द हूं, तो उसको इजाजत है। अगर औरत कहे मैंने औरत से शादी करनी है, तो उसको इजाजत है। अगर मर्द कहे मर्द से करनी है, उसको भी इजाजत है। यानी जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अनलॉफुल ना हो, वो लॉ ऑफ लैंड के साथ क्लैश ना कर रहा हो। बहुत सारे लोग इस बुनियाद पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके नजदीक अपने पर्पस को डिफाइन करने का तरीका यह है कि वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। बाकी सारी वही तीन चार बातें जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ लोग एथिक्स एंड मोरालिटी की बात करेंगे कि एक मुआशरे की एथिक्स है, उस एथिक्स के साथ क्लैश ना करो। लेकिन मुसलमानों के लिए पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर जो यार्डस्टिक है, वो मुझे तो ऑब्जेक्टिवली यही बात समझ में आई है कि हम सब इस बात को पक्के तौर पर इंश्योर कर लें कि अगर मैंने अपनी जिंदगी पर्पसफुल गुजारनी है, तो मेरे मुंह में लुकमा हराम ना जाए। और अगर वो लुकमा हराम मेरे मुंह में चला गया, एकदम मैं इंसानी सतह से, हमसे तवक्को इंसानी सतह पर जिंदगी गुजारने की नहीं है, हमसे तवक्को सुपर ह्यूमन लेवल पर जिंदगी गुजारने की है। और इकबाल ने जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स ऑफ इस्लाम आपने पढ़ी होगी किताब, तो उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि इंसान तो सुपर ह्यूमन की बजाय कॉस्मिक लेवल पर भी जिंदगी गुजार सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने ये शेर कहा है ना, हमसाया जिब्रील अमी बंदा खाकी है, इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शा। तो वो कॉस्मिक लेवल की बात करते हैं। और कभी कभी तो वो ये कहते हैं कि इंसान कैन नॉट बी गॉड, बट इंसान जो है वो गॉडली लेवल पर भी जिंदगी गुजार सकता है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। ये आम सा शेर लगता है, मगर ये इंसान के उस पोटेंशियल की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि अ पर्सन कैन लिव अ गॉडली लेवल लाइफ। तो गॉडली लेवल, कॉस्मिक लेवल और सुपर ह्यूमन लेवल, और कम से कम हमारी जिंदगी ह्यूमन लेवल पर तो हो, कम से कम ह्यूमन लेवल पर तो हो। अगर जो मैंने आपको पांच बातें बताई हैं, इनमें से एक भी मिसिंग है, तो हमारी जिंदगी, मेरे बहुत ही प्यारे बहनों भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको अर्ज करता हूं कि हमारी जिंदगी हैवानी सतह से ऊपर की नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि हैवान हैवान की सतह पर जिंदगी गुजारे तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। गधा होना कोई बुरी बात नहीं है, गधे की तरह जिंदगी गुजारना कोई बुरी बात नहीं है, प्रोवाइडेड वो गधा हो। लेकिन यह बहुत बुरी बात है कि इंसान इंसान हो और जिंदगी गधों वाली गुजारे। यह बहुत बुरी बात है। गधों की तरह जिंदगी गुजारना गधे के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गधे से गधे की तरह जिंदगी गुजारने के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इंसान ने अगर इंसानों की तरह जिंदगी ना गुजारी, तो इंसान से उसके इंसानों की तरह जिंदगी ना गुजारने का सवाल किया जाएगा। और यह सवाल करने का टाइम ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इस टाइम को जज करना चाहें, सिर्फ मैं डॉक्टर हूं, आपको जिम्मेदारी से बताता हूं,
सिर्फ अपने नाक को दोनों हाथों से बंद कर लें और अपने मुंह पे हाथ रख लें और 4 मिनट के लिए ऑक्सीजन को अपने दिमाग जाने ना दें, हम सब जो वर्टिकल बैठे हैं हम हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। सिर्फ 4 मिनट की गेम है सारी। अगर 4 मिनट के लिए कोई हमारा नाक और मुंह बंद कर दे, तो 4 मिनट में वी विल बिकम इन अ वेजिटेटिव स्टेट, टेक्निकल वेजिटेटिव स्टेट, यानी हम सब्जियों की तरह मूलियां गाजरा बन जाएंगे। हमारी जिंदगी 4 मिनट के एक छोटे से धागे के साथ बंधी हुई है। तो इसलिए और अगर हम अपने मुल्क के तनाजुर में देखें, तो हमारे मुल्क का जो तनाजुर है, इसमें अगर मैं आप पढ़े लिखे लोगों से भी पूछूं, जिम्मेदार लोगों से भी पूछूं कि बताएं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात हालात बहुत बहुत बुरे हैं। मैंने एक वजीर साहब से पूछा, जो सिटिंग वजीर थे, मेरे दोस्त थे, मैंने कहा पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? कहते हैं बहुत खराब है। मुझे इसी तरह आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर से हुआ, मैंने पूछा पाकिस्तान, कहते हैं जी बड़े खराब है। इसी तरीके से मैंने एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से पूछा, उसने कहा जी पाकिस्तान के हालात तो बहुत खराब है। राइट? तो वो तमाम लोग जो बेसिकली हायर पोजीशंस के अंदर हैं, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान के हालात खराब हैं। मैं अपने तौर पर यह जज करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के क्राइसिस क्राइसिस हैं। लोग कहेंगे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल प्रोफेशन ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, कुछ कहेंगे जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, कुछ कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स के रूल ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि ये तो हमें नजर आ रहे हैं, जो दूध वाला दूध में गंदा पानी मिलाता है, क्या वो इसलिए गंदा पानी मिलाता है कि जुडिशरी की रिफॉर्म्स नहीं है? एक बंदा जो अपनी मां के साथ बदतमीजी करता है, वो इसलिए कर रहा है कि मुल्क का वजीर आजम खराब है? ऊपर से नीचे तक हमें जितने क्राइसिस नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये क्राइसिस बुनियादी तौर पर सिर्फ एक क्राइसिस से जन्म लेते हैं, और वो क्राइसिस है किरदार का क्राइसिस। वो लोग जो पावर स्ट्रक्चर में, ऊपर 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे मुल्क में, स्टैब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, और हमारी जो है हमारी मीडिया है, हमारी रिलीजियस क्लर्जी है, इन सब के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो पूरे पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, उनमें से अगर मैं अगर हूं और मैं ये पानी पी रहा हूं और मुझे कोई एक बताए कि इसके अंदर एक कतरा हराम है, तो मैं प्यासा मरना पसंद करूंगा, ये पानी नहीं पीऊंगा। वही मैं, जब 5.9 बिलियन का बजट मेरे पेन के अंदर नीचे होता है, तो उस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि इसके अंदर से 10% कट जो मैं लगा के अपने घर के अंदर लेके जा रहा हूं, वो एक्चुअली उसी तरह का हराम है जिसको पीने के लिए मैं तैयार नहीं था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है, वो किरदार का प्रॉब्लम है, और ये ऊपर से नीचे तक प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सोशियोलॉजी का नॉलेज ही हमें यह बताता है कि 20% अगर लोग एक ही तरह के थॉट के और एक ही तरह की नीयत के लोग हों, तो वो 80% लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमारा मुआशरा बुरी तरीके से करप्शन का शिकार है और बुरी तरीके से बदहाली का शिकार है, तो बदकिस्मती से हमारे पास 20% भी लोग ऐसे नहीं है। अगर कमरे में 20 बंदे बैठे हुए हैं, तो उसमें से दो भी ऐसे बंदे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि अगर वो दो बंदे होते, तो सोशियोलॉजी के इस प्रिंसिपल के तहत, जिसको प्रीटो प्रिंसिपल कहते हैं, आप कभी नेट पे लिखिएगा प्रीटो प्रिंसिपल, PRETO, प्रीटो प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के तहत 20% ही अगर अच्छे लोग हों, तो माशरे के अंदर अच्छाई पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इस सिलसिले में आप सारे लोग बहुत अहम हैं। आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, माशाल्लाह, आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। आप अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस देखिए, हम इस बात का मेरे तो इख्तियार में नहीं है कि मैं मुल्क के वजीर आजम को चेंज कर सकूं या मुल्क उसके मिजाज को चेंज कर सकूं। मैं मिसाल के तौर पर वजीर आजम कह रहा हूं, यानी किसी भी शख्स को, मैं सिर्फ पावर स्ट्रक्चर्स का नाम ले रहा हूं। वो लोग जिन जो पावर के अंदर है, मैं उनको चेंज कर सकूं, मैं ये तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि मैं अपने 5 फुट 9 इंच के जिस्म की तो गारंटी दे सकता हूं। मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में मेरा 5 फुट 9 इंच तो मौजूद है, और फिर मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में मेरी बीवी तो मौजूद है, फिर मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में मेरे बच्चे तो मौजूद हैं, फिर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं उस डिपार्टमेंट का हेड हूं, तो मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में वो लोग तो मौजूद हैं। मैं कम से कम उनकी गारंटी तो दे सकता हूं, और गारंटी एक चीज की देनी है, बस एक चीज की, कि मैं खुद और मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं, आज के बाद उनके हलक से लुकमाए हराम नीचे नहीं उतरेगा। बस इस बात की गारंटी देनी है, सिर्फ इस बात की गारंटी देनी है कि आज के बाद लुकमा हराम, मुझे नहीं पता वजीर आजम क्या करता है, मुझे नहीं पता आर्मी के हेड क्या करते हैं, मुझे नहीं पता बाकी जुडिशरी के लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं पता दूध वाला क्या करता है, मुझे नहीं पता क्लर्क रिश्वत लेता है कि नहीं लेता, मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ यानी मोल तोल करके दवाइयों में हेराफेरी करते हैं, तो मैं उनका मुझे नहीं पता। लेकिन मैं, मेरे अहलो अयाल,
इनके लिए मुझे हुक्म है, मैं आज के बाद ये तहैया करता हूं कि मेरे मुंह से लुक्मा हला हराम नीचे नहीं गुजरेगा। और यकीन करें, जो किरदार की डेफिनेशन है वो यही है। किरदार की डेफिनेशन ये है कि हम सब जो कुछ कर रहे हों, हम अपनी चॉइसेस के बारे में अवेयर हों, नंबर एक। और नंबर दो, जिस चॉइस के बारे में हम अवेयर हैं, उसके पीछे जो मोटिवेशन है हम उससे भी अवेयर हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्या ये बात मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूं, या मैं उससे हायर पर्पस के लिए कर रहा हूं? अगर ईगो के लिए कर रहा हूं तो मैं इमीडिएटली इंसानी लेवल से स्लिप होकर फिर जानवरों के लेवल पर आ गया। तो बस मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरी जिंदगी, मैं 63 साल का हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी है। वो जिंदगी के अंदर एक बहुत अप्स डाउन्स एंड हिकअप्स भी आते हैं। आई हैव अ शेयर ऑफ हैड अ शेयर ऑफ टफ टाइम्स आल्सो इन माय लाइफ। लेकिन मेरी जिंदगी जितनी बची है, मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर, मैं आप सब बहन भाइयों से, जो अपने घर में हम बैठे हुए एक दुखड़ा रो रहे हैं, तो मैंने ये तहिया किया है कि इंशाल्लाह मैं जितने लोगों के पास जा सकूं, ये वाला पैगाम जो मैंने आपको बताया है, ये मैं उन सबको अर्ज कर सकूं और उनको ये बता सकूं, इस माफी के साथ, कि जो मेरी, आप सब लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं मुझे मालूम है, लेकिन जो मेरी जनरेशन थी और जो मुझसे 10 साल बड़ी जनरेशन थी और जो मुझसे 10 साल छोटी जनरेशन थी, ये वो जनरेशन है जो आप यंग लोगों के लिए प्रॉपर रोल मॉडल नहीं क्रिएट कर सके। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल अच्छे लोग होंगे, इज्तमाही तौर पर मेरी जनरेशन से बहुत कुताही हुई है। मैं उन सब के बिहाफ पर आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अल्लाह जानता है मैं सब बावजू हूं, और मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से आप लोगों से माफी मांगता हूं, इसलिए कि आप बहुत अहम हैं अपनी उन तमाम जनरेशन की बुनियाद पर। और मैं उस बाप की तरह अपने बच्चों से माफी मांग रहा हूं जो शराब पीता था, जो आके अपनी बीवी को मारता था, जो घर में हराम लेकर आता था, मगर अब वो ना मरने के करीब पहुंच गया है और वो अपने बच्चों को कहता है कि जिस तरीके से मैंने जिंदगी गुजारी, खुदा के लिए तुम वैसे जिंदगी मत गुजारो। वो ये कहता है कि मुझे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं उसके नताइज को भुगत कर देख रहा हूं कि इस वक्त हमारा मुआशरा किस जगह पर पहुंच गया है। वो तमाम लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो तमाम लोग जिनके पेन के नीचे फैसले हैं, वो तमाम लोग जिनके कलम के नीचे बदलना है, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये अपनी गुनाहों की माफी मांगता हूं। मैंने अपने मैं अपनी जनरेशन की बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि अगर मेरी जनरेशन ने गलतियां ना की होती तो मुल्क इस हालत में ना होता। तो आप ना उस बूढ़े बाप के ऊपर जरूर तरस खाइए, आप उस बूढ़े बाप के जुड़े हुए हाथों पर जरूर तरस खाइए। मैं इज्तिमाई तौर पर जेनेरिक बात कर रहा हूं, मैं अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्लीज आप उन सादतमंद बच्चों की तरीके से अपनी जिंदगी की डिटर्मिनेशन के अंदर पर्पज ऑफ लाइफ को लेके आइएगा। और पर्पज ऑफ, सॉरी मैं स्कूल मास्टरों की तरह नसीहतें करने लग गया हूं, तो प्लीज मेरी इस ये जो मैं एकदम जरा थोड़ा जज्बाती हो गया हूं उसको माफ कीजिएगा। लेकिन हमारे मुल्क के सुधरने का ताल्लुक सिर्फ एक शख्स के सुधरने से है, जिसका नाम जावेद इकबाल है, या जो आपका नाम है, वो जो आपका नाम है, वो एक शख्स जो है वो आपके आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर मौजूद है। आप जो आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, उसको आप बाकिरदार रखिएगा। जब आपके सामने दो राह आएगा, उस दो राह में खुदा के लिए, चाहे जितनी भी टेम्पटेशन हुई गलत रास्ते पे चलने की, और चाहे जितने भी ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स हुए सही रास्ते पर ना चलने के, आप मेहरबानी करके सही रास्ते को इख्तियार कीजिएगा। ऐसा करने से आप देखिएगा, आपको इंडिविजुअली तो जो फायदा होना है वो होना ही है, लेकिन मुआशरे के अंदर एकदम एक रोशनी क्रिएट हो जाएगी। हम में से हर एक शख्स एक दिया सलाई की तरह है, और खूब अंधेरा है इस वक्त मुआशरे में। एक दिया सलाई जलाने से हो सकता है आप माइनर डिटेल्स तो ना देख सकें, मगर एक दिया सलाई में इतनी ताकत होती है कि उस दिया सलाई की रोशनी में आप बाहर जाने का रास्ता देख सकते हैं। आप रस्सी और सांप के अंदर फर्क महसूस कर सकते हैं। एक छोटी सी रोशनी भी कम कीमत नहीं होती, एक छोटी सी रोशनी भी बहुत कीमत। और दूसरी बात यह कि रोशनी की और दिए की एक बड़ी खूबी होती है कि एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे से तीसरा दिया जलता है, जिसको टेक्निकली हम पीयर प्रेशर कहते हैं। मैं एक दफा फिर माजरत खा हूं कि अपनी इस गुफ्तगू के आखिर में मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, लेकिन मुझे पता है कि मैं 63 साल, पाकिस्तान में एवरेज उम्र 70 साल है या 69 ईयर्स है। तो मैं फर्ज करें अगर 6-7 साल और जी लूंगा, तो जिस तरह एक जो तेज भागने वाला रनर होता है ना, 10,000 मीटर की रेस वाला, तो वो आखिरी चक्कर में अपना पूरा जोर लगाता है कि जो पहले वो उससे सुस्तियां हो गई हैं, कुताइयां हुई हैं, तो उसको वो दूर कर सके। तो मेरी सिचुएशन तो वो आखिरी स्प्रिंटर की है।
तो इसलिए मैं बस कभी जज्बाती भी हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ईयर्स आर ऑन योर साइड। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपकी जितनी ज़िंदगी बाकी बची है, उस ज़िंदगी में एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करके जाइए कि इंशाल्लाह आप दुनिया से चले भी जाएं तो उस जगह पर वो जगह, वो आपकी जगह खाली रहे, और आपकी जगह के ऊपर लोग आके ये कहें। नबी किसी ने ये फरमाया, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बात भी एक दफ़ा कही गई, और बुजुर्गों के बारे में भी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो ज़मीन के वो चप्पे उनके लिए रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि जो शख्स यहाँ से गुजर गया था वो पर्पसफुल लाइफ के साथ गुजरा था, और अब मैं कितना दुखी हूंगा। ज़ाहिर है ये एक हाइपोथेटिकल फिक्शनिस्ट बात है। तो वो ज़मीन के चप्पे ये कहते हैं कि कितनी हसरत की बात है कि अब उस शख्स के पाँव मेरे ऊपर नहीं पड़ेंगे। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब वो दुनिया छोड़कर जाते हैं तो ज़मीन के वो चप्पे कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी पर्पसफुल नहीं थी, अब वो मेरे मेरे ऊपर अपने पैर नहीं रखेगा। खुदा का शुक्र है मैं कितना बच गया। अल्लाह ताला हमें उन पहले वाले लोगों में शामिल करे। और हम हर नमाज में ये कहते हैं कि आखिर में हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करना जिन पर तेरा इनाम हुआ। और जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो वही लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इंसानी लेवल की ज़िंदगी है और पर्पसफुल लाइफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से मेरी बात सुनी। अब जो वक्त बच गया है उसमें कुछ सवालात आप पूछना चाहें और मुझे जवाब आता हो तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सलीम और रहमान, सीनियर सिविल जज बात कर रहा हूँ। सर डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ पे हमें रोशनास कराया। मेरा सिर्फ ये है कि सर आपने एक 4 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स में से चौथा पॉइंट दिया कि बेनिफिशरीज ऑफ द यील्ड शुड बी अदर देन यू एंड योर फैमिली, और आपने नोबेलिटी और चैरिटी को डिफरेंशिएट किया। सर थोड़ा सा इस नोबेलिटी और चैरिटी को और ज़्यादा एलेबोरेट कर दें मिसाल के साथ, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखें, चैरिटी ये होती है कि मेरे पास जितना सामान मौजूद है ना, तो उसमें से जो जायद मेरे इस्तेमाल का नहीं है तो वो मैं लोगों को दे देता हूँ। और ये भी कोई मामूली जरूरत की बात नहीं है, लोग ऐसा भी नहीं करते। तो चैरिटी का मतलब सिर्फ, अच्छा, चैरिटी के नतीजे में लोगों का वो दिन गुजर जाता है। आप एक दस्तरखान लगाते हैं, देग बनाते हैं, उस दिन लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं, और ये चैरिटी हो जाती है। या आप उनको कपड़े दे देते हैं जिनसे उनकी सर्दी ढक जाती है। मेरे ख्याल के अंदर, और उसके पीछे एक एविडेंस भी है। मुझे अब वो बुक याद नहीं रही, लेकिन मैंने बहरहाल याद आ जाएगी। उसके मुताबिक जो नोबेलिटी है, उसमें जो कुछ हम करते हैं, जिस शख्स के लिए नोबेलिटी करते हैं, उसके लेवल ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर साल अपने तमाम मुलाजमों को कपड़े ले देता हूं, और हर साल मैं उनको जूतियां नहीं दे देता हूं, ये चैरिटी है। लेकिन मेरे मुलाजम के बच्चे को मैंने B.Com करवाकर किसी जगह पर कोई जॉब देकर उसको मुलाजमत छुड़वा दी। एक आदमी ड्राइवर था, वो मेरे अब्बा का ड्राइवर था, उसका बेटा मेरा ड्राइवर है, लेकिन अब जो उसका बेटा है, उसको मेरे बेटे का ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसके लेवल को इंक्रीज कर दिया, और उसको मैंने अब कहीं थोड़ा सा बिजनेस शुरू करा दिया है, और अब उसको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। तो नोबेलिटी में बेसिकली जब हम लोगों की जिंदगियों को और अपनी जिंदगियों में, चैरिटी में हम अपने आप को बड़ा समझते हुए और अपने आप को यानी किसी चीज का पोजेसर समझते हुए लोगों को देते हैं। जबकि नोबेलिटी में हम जिसको देते हैं उसके शुक्रगुजार होते हैं कि इसकी वजह से मुझे ये मौका मिल गया कि मैं अपनी उस नीड को एग्जिबिट कर सका जो कि मेरे पर्पस ऑफ लाइफ से मैच करती है। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये था नोबेलिटी। इस शख्स का कितना एहसान है कि इसके जरिए से मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ को एग्जिबिट कर सका। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट किस्म के पैराडाइम है। नोबेलिटी में आप देते वक्त शुक्रगुजार होते हैं, आप झुके हुए होते हैं, आप आजिज होते हैं, आप उसको एहसान नहीं समझ रहे होते, आप उसको अपना बड़ापन नहीं समझ रहे होते, आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अपनी जरूरत समझ रहे होते हैं, क्योंकि आपके पर्पस को मीट करने की वो उसकी जरूरत होती है। जबकि चैरिटी के अंदर हम, और ये बात तो बिल्कुल सर्वेज के अंदर मौजूद है, हम पाकिस्तान के बारे में सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी है, सब लोग फख्र से कहते हैं। हमारे पिछले वजीर आजम भी ये कहा करते थे, अब भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी देता है। ये वही मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेहसाल होता है, ये वही मुल्क है। तो फिर इन दोनों की कोरिलेशन है क्या कोई? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर स्टडी की जाए तो एक्चुअली इसकी कोरिलेशन है। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं
जिनके पास ऐसा पैसा इकट्ठा हुआ है जो वो डिजर्व नहीं करते थे। और जब, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता, इसको प्लीज जनरल ना समझिएगा। कुछ लोग हैं जो जेन्युइन चैरिटी करते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर, और अपना पेट काट के भी चैरिटी करते हैं। और जो शख्स अपना पेट काट के चैरिटी करता है, एक्चुअली वही वो नोबैलिटी होती है। जो अपने मुंह का लुकमा निकाल के दे रहा होता है वो नोबैलिटी होती है। लेकिन जनरली जिन सोसाइटियों में चैरिटी, देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के थोड़ी देर के बाद एक्चुअली सोसाइटी में चैरिटी खत्म ही हो गई। लोग लिए फिर रहे थे पैसे, कोई लेने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि माशरे में पैसे की तकसीम इस तरीके से हो गई कि एक्चुअली को चैरिटी लेने वाला रहा ही नहीं। और जक़ात सारी की सारी स्टेट के पास जाती थी, स्टेट उसको किसी कामों में भी खर्च करती थी, इंडिविजुअल जक़ात लेने वाला ही कोई नहीं रहा। और हमारे यहाँ अभी आप ऐलान करें, अभी फलां फलां इनकम स्कीम प्रोग्राम, फलां सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम स्कीम प्रोग्राम, यहाँ पर आटा मिलता है, आप देखेंगे लाइनों की लाइनें लग जाएंगी। तो आई होप, आई वक्त की किल्लत की वजह से मैं थोड़ा इसको मुख्तसर करता हूं, लेकिन दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चैरिटी एंड नोबैलिटी। नोबैलिटी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, हम एहसानमंद होकर करते हैं जिसके साथ कर रहे होते हैं। और चैरिटी में हमें ये लग रहा होता है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं कि मैं ये दे रहा हूं। मेरा ख्याल है 10:16 हो गए हैं। तो अगर कोई और सवाल नहीं है, तो आप में से कोई लोग जो हैं वो दोस्त कभी तबलीगी जमात के साथ गए हैं? आप में से कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के साथ कभी कोई वक्त लगाया, कोई कोई एक दोस्त? जी सर, जी सर। जी। तो वो तबलीगी जमात वाले जब तकरीर खत्म करते हैं ना, तो बाद में कहते हैं कि अब सारे लोग जो है ना इरादा करें। तो मुझे ना ये जबरदस्त एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज लगती है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कि आदमी जब इरादा करता है ना, तो वो इरादा पहला कदम होता है उसकी। तो मैं भी कभी किसी जमाने में जब स्टूडेंट था, तो मैं देता कि सब कुछ बात करने के बाद वो फिर बात को वहीं खत्म, क्योंकि हम यहाँ से करके भी, आई एम श्योर टी ब्रेक होगा, आप लोग चाय पियेंगे, और मैं भी अभी नाश्ता करूंगा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेकिन मैं एक बहुत ही आपको अपने, अल्लाह जानता है जो मैं कह रहा हूं उसका वही मतलब है, कोई ड्रामा नहीं कर रहा, आपको अपने छोटे बहन भाई समझ के मैं एक ऐसी एक मासूम सा मुतालबा करना चाहता हूं कि आप इस महफिल के बाद ना इरादा करके उठिए प्लीज। आप कुछ ना कुछ इरादा करके उठिए। और अगर इरादे की तकमील के सिलसिले में कोई दिक्कत हो तो परेशान मत होइएगा। सहाबा भी नबी पीक से कहते थे कि हम आपकी महफिल में होते हैं तो और होते हैं, जब बाहर जाते हैं तो और हो जाते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ईमान की निशानी है, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें शैतान रोकेगा, हमें टेम्पटेशंस रोकेंगी, हमें पीयर प्रेशर रोकेगा। ये मेरे साथ वाले तो किए जा रहे हैं, मैं क्या करूं? लेकिन जितने इस कमरे में लोग बैठे हैं, और मैं अपनी जात से शुरू करता हूं, वादा करता हूं कि जो भाई मैंने आपसे एक हाथ जोड़ के दरखास्त की थी कि मैं और आप इस महफिल से ये फैसला करके जाएं कि आज के बाद लुकमा हराम जो है, बस मैं आगे तफसील से नहीं कहूंगा, आज के बाद लुकमा हराम मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद हैं, उनको जो मैं नाश्ता और डबल रोटी देता हूं, और उनको मैं जो गाड़ी पे बिठा के जाता हूं, और उनको जो मैं कपड़े कपड़े पहनाता हूं, वो लुकमा हराम से नहीं बने होंगे। बस ये मेरी आखिरी गुजारिश है। और सर, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी इस पर अमल कर सकूं। सर जजाकल्ला। आपका शुक्रिया अदा करने से पहले ये यकीन दिलाता चलूं, बीइंग डीन फैकल्टी केपी जुडिशियल एकेडमी एंड जज माई सेल्फ, कि ये सारे बड़े कमिटेड लोग हैं और बड़े डेडिकेशन वाले लोग हैं। आपकी बातें सीधी दिल पे असर किया इन्होंने। सवाल के बजाय मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। सर, हमारे इस वेलबींग की ट्रेनिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर, इसके हवाले से मुख्तलिफ टेक्निक्स की बातें हुई। अ, ये तमाम सीजन जुडिशल ऑफिसर हैं सर, जिनका मिनिमम तजर्बा भी 4 साल से लेके और कोई 2 अशरों पर मुहित तजर्बे के लोग हैं। सीनियर सिविल जजेस माशाल्लाह। हमारे, अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप वाकिफ ही हैं मुल्क के हालात से, और बिलखुसूस अदलिया के जो मसाइल हैं। वर्कलोड ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस एक फितरती अमर है। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुरब्बी भी हैं। आप अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे इन पार्टिसिपेंट्स को कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या वर्केबल कोई टेक्निक या टिप या पीस ऑफ एडवाइस हमें इनायत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा, अभी मेरी वक्त चूंकि थोड़ा है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि स्ट्रेस में ना हो। स्ट्रेस एक नॉर्मल फिनोमेना है।
अगर अभी ये जो बहन सामने बैठी हुई हैं, मुझे नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल जो स्क्रीन के सामने बैठी हैं, इनको अचानक मैं ये कहूं, नहीं कोई नाम, हाजी, बस मैं अचानक ये कहूं कि आपके दाएं पैर के नीचे एक छिपकली है, और आपको यकीन आ जाए, तो फौरन क्या होगा? फौरन क्या होगा? एकदम आपके अंदर एक सर्ज आएगी, और उसके जरिए आप अपने पैर को विथड्रॉ करेंगी, उठ के खड़ी भी हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जो इस तरह का जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस पड़ता है, इसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, EUSTRE, यू स्ट्रेस। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, क्योंकि इसकी वजह से हम हालात को हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, इस स्ट्रेस को। लेकिन जब ये स्ट्रेस अपने नॉर्मल से ज्यादा होने लग जाए, तो फिर ये पैथोलॉजिकल हो जाता है। और पैथोलॉजिकल होने की शर्त यह है, उसकी निशानी यह है कि यू स्ट्रेस के दौरान हमारी सलाहियतें बढ़ जाती हैं, जबकि जब वो एबनॉर्मल स्ट्रेस होता है, तो वो आकर हमें फिजिकली दबोच के, जिनके जरिए से हमने स्ट्रेस को डील करना था, उन फैकल्टीज को ही कमजोर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए स्ट्रेस के फिनोमेना को समझना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बस 5 मिनट में आपको मोटी मोटी बातें बता दूं। देखिए, स्ट्रेस हर शख्स के लिए होता है, लेकिन स्ट्रेस को अवॉइड करना मुमकिन नहीं है। स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है, वो हमारी प्रायर ट्रेनिंग है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि हमें अपने घरों के अंदर पेरेंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना चाहिए। इंसिडेंटली पहले 5 साल के अंदर हमारा जिस तरह का फ्रेमवर्क बन जाता है, वो वाला फ्रेमवर्क सारी जिंदगी के लिए फिर हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली 95% ऑफ द टाइम हमारा मेटल कितना स्ट्रांग है, नो मैटर कि हमारी अथॉरिटी कितनी थी, हमारा मैटर कितना स्ट्रांग है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारी जिंदगी के 5 6 साल कैसे गुजरे थे। अलबत्ता जो लोग, जिनको कोई मुरब्बी मिल जाए, जिनको कोई मास्टर ट्रेनर मिल जाए, या खुद वो इंटेंसली इस बात पर कन्विंस हो जाएं कि मैंने चेंज होना है, तो वो अपने उस फ्रेमवर्क को चेंज कर सकते हैं। लिहाजा स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी एक्चुअली एक पर्सनैलिटी टाइप होती है, लेकिन अगर ये आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेस प्रोन बन गई है, तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आप अपने माइंड सेट में सिर्फ एक चेंज ले आइए, और वो ये ले आइए कि जिस चीज को आप स्ट्रेस कहते हैं, उसको स्ट्रेस की बजाय चैलेंज कहना शुरू कर दीजिए। जिस चीज से आपको स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल, आपके, मुझे पता नहीं अब आपकी वर्किंग कैसे होती है, मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, फर्ज करें आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई जो आपने कल शाम से पहले पहले करनी है, और ऐसा करने में आपको 200 सफ़े पढ़ने पड़ेंगे, और आपने कम से कम 300 सफ़े की कुछ डिक्टेशन करवानी है अपने पीए को, और ये आपने कल शाम से पहले पहले करना है। अब ये कितने स्ट्रेस की बात है, और ये आपको बहुत परेशान करेगा। इससे आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, मुलाजमों को डांटना शुरू कर देंगे, अपने स्पाउस के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने माइंड सेट के अंदर, और इसकी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, आप उस स्ट्रेस को कहें ये मेरे लिए चैलेंज है, तो आपका पूरा पैराडाइम ही चेंज हो जाता है। जिस चीज को हम चैलेंज समझते हैं, हमें मजा आना शुरू हो जाता है। मसलन ये मेरे सामने एक मेज पड़ा हुआ है जिस पर ये लैपटॉप है, और कुछ चीजें और भी पड़ी हुई हैं। अगर आप मेरे दोनों हाथों पे ये मेज अभी रख दें, 20 किलोग्राम वजन बनता है तकरीबन, तो मेरा टेंडन टूट जाएगा ये वाला, एकदम रख दें। लेकिन आप मुझे 20 किलोग्राम का वजन एक उस्ताद के साथ जिम के अंदर कैलकुलेटेड वजन मेरे हाथ में रख दें, तो मैं उसको उठाने लग जाऊं, तो वही वजन जो मेरे हाथ की हड्डी को तोड़ रहा था, टेंडन को तोड़ रहा था, वही मेरे मसल को स्ट्रांग करने लग जाएगा। लिहाजा हम अपनी पर्सनैलिटी टाइप के अंदर अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात को अपने लिए मुसीबत समझने की बजाय एक अपॉर्चुनिटी समझने लग जाएं, और स्ट्रेस को चैलेंज समझने लग जाएं, तो जब हम उस चैलेंज से निकलते हैं, तो हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हैं। ये तो एक जेनेरिक बात है। दूसरी बात यह है कि अपनी जिंदगी में से गैर जरूरी चीजों को निकालिए। बहुत सारा स्ट्रेस हमारे पास टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से करने से नहीं होता,
और हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। हम बहुत से ऐसे दुख पालते हैं जो कि हमारे दुख नहीं है। हम बहुत सी ऐसी बातों में परेशान हो रहे होते हैं जो हमारी परेशानी की बातें ही नहीं है। और बहुत से हम इस तरह के रिलेशन हमने रखे होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं। बहुत से ऐसे धंधों में हम कामों में मुलव्वस होते हैं जो कि बेसिकली डेंजरस काम होते हैं। तो हम अगर उन चीजों को बचा लेंगे तो हमारी एनर्जी उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ज्यादा बच जाएगी। और एक आखिरी बात भी है, वो भी आप ये समझेंगे कि हर बात को फिर वो इस उसमें ले आता है, लेकिन ये बात तो अब तहकीक से साबित की गई है कि जो लोग लीडरशिप पोजीशन में होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं तो वो साइमल्टेनियसली दो पैराडॉक्सेस के अंदर होते हैं। एक पैराडॉक्स है दे आर टीम मैन, दे आर टीम पर्सन, और दूसरा है दे आर लूनर, वो तनहा होते हैं। वो टीम के बंदे होते हैं और वो तनहा होते हैं। तनहा का मतलब यह है कि थोड़ा सा टाइम आप सॉलिट्यूड के लिए निकालिए। वो लोग जो बड़ी एग्जेक्टिव पोजीशन में होते हैं और उसके लिए सबसे जबरदस्त चीज है कि आप हिम्मत करके ना तहज्जुद के आदी होइए। वो जो सॉलिट्यूड का टाइम है ना, और आपको पता है दुनिया में सबसे बड़े लीडर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी, हमारे ऊपर नहीं है। तहज्जुद फर्ज इसलिए थी कि लीडर के लिए जहां पूरी टीम के साथ काम करना होता है वहां उसको कुछ टाइम सॉलिट्यूड में निकालना जरूरी है। लीडर के लिए मुराकबा बड़ा जरूरी है। लीडर के लिए गौर खौज बहुत जरूरी है। लीडर के लिए खामोश अकेले बैठकर अपना जायजा लेना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये ख्याल है, जो मोटी मोटी मैंने बातें आपको बताई हैं, कि हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी को कोशिश करके चेंज करने की कोशिश करें। हम स्ट्रेस को चैलेंज कहें, हम स्ट्रेस को स्ट्रेस ना कहें। नंबर 3, अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को निकालने की कोशिश करें और रोजाना कुछ वक्त गौर व खौज के लिए निकालें। तो आप ये देखिएगा कि हमारी जिंदगी के अंदर एक ठहराव आ जाएगा, एक कामनेस आ जाएगी, और वो कामनेस जो है वो हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो एनर्जीज प्रोवाइड करेगी जिससे हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। Any other question or query? Thank you, sir, for such an insightful discourse and motivational tips. Thank you, sir. थैंक यू।